तो देखो भाई, आज जो हम कर रहे हैं ना, हम लोगों ने अभी तक कंपोनेंट्स बनाने सीख लिए थे। तो अभी तक रिएक्ट में इनिशियली हम लोगों ने सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाए थे खुद के, कि कंपोनेंट कैसे बिल्ड करते हैं। साथ में उसी में हमने JSX का फंडा देखा है। साथ में आप सबको याद हो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का फंडा हम लोग देख चुके, जिससे हमें समझ में आया था कि VDOM कैसे काम करता है। साथ साथ आप लोगों ने इसी में दिस रिएक्ट एक्सप्रेशन वाला फंडा देखा था। इसी में हम लोगों ने रिएक्ट एक्सप्रेशन के साथ साथ हम लोगों ने कंडीशनल रेंडरिंग देखा है, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे काम करती है, और आइटरेटिव रेंडरिंग भी देख लिया था। ठीक है, और इसी पे आपने मेरे साथ स्टाइलिंग का फंडा भी देखा है और क्लास लगाने का फंडा भी देखा है ना। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर अप कर लिया। आज का टॉपिक क्या, देखो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं हुक्स। मैंने आपको बताया था रिएक्ट में दो ही चीजें जो हमें यूज करनी है। रिएक्ट बोलता है कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में टाइम स्पेंड किया, लेट अस फॉर द कंपोनेंट्स। और इसके साथ साथ जो भी एड ऑन चीजें चाहिए उसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा, हुक्स। तो एडिशनल चीजें जो भी हमें बाहर से लेकर आनी है उसके लिए हम किसे यूज करेंगे, हुक्स को यूज करेंगे। तो कंपोनेंट का सिर्फ पर्पस ये है कि ये हमारे लिए व्यू लेयर के लिए, मतलब मैं बोलूं तो स्मॉल यूआई या स्मॉल व्यू। अगर मुझे स्मॉल यूआई या स्मॉल व्यू बनाना है तो मैं क्या बिल्ड करूंगा, कंपोनेंट। जैसे हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास हेडर का कंपोनेंट हो सकता है, साइड बार का कंपोनेंट हो सकता है, फुटर का कंपोनेंट हो सकता है। तो हमने अपनी यूआई को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन उस कंपोनेंट्स के साथ हम अब किसको अटैच कर रहे हैं, हुक्स को। हुक्स बेसिकली है एड ऑन फंक्शनैलिटी के लिए। इसका मतलब किसी यूआई पे मुझे अगर हुक करना है कोई फीचर तो मैं किसे यूज करूंगा, हुक्स वाले फंडे को। तो कोई भी एड ऑन फीचर मुझे लेकर आना है तो आई यूज हुक्स। तो रिएक्ट के न्यू वर्जन के अंदर हमारे पास हुक्स का फीचर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो पहुंचते हैं हम एक बार यहां से हुक पे जंप करते हैं कि हुक हमारे पास कैसे काम कर रहा होगा। इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, हमने पिछली बार फर्स्ट ऐप नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। टर्मिनल खोल लेते हैं अपना और टर्मिनल में इसे क्लियर करते हैं, cd डॉट डॉट करते हैं और यहां जाकर इस कमांड को चला लेते हैं, npm create white @ latest। फिर से चलाते हैं और यहां हम इस बार एक जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसका नाम रख देते हैं हुक डेमो कर देते हैं इसका नाम। और यहां से रिएक्ट को चूज कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं, यहां पर से ESLint चूज कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं इसे और स्टार्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो एक बार इसे अप होने देते हैं। ये इसने इंस्टॉल करना शुरू किया और यहां हमारे पास हुक डेमो नाम से बिल्ड हो गया अपने पास। और 5173 पे ये हमारे पास आ गया जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हम देखें तो यहां दिख रहा है। ठीक है ना। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला हुक का फंडा यूज करने वाले हैं। हुक के फंडे को यूज करने के लिए एक क्लासिकल एग्जाम्पल शुरू करते हैं जो बहुत आसान है, जल्दी से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, उसको लेकर हुक इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल पकड़ते हैं कि मान लो मैं यहां से एक वोट ऐप बनाना चाहता हूं, वोटिंग ऐप। जिस वोटिंग ऐप में मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पर वोट का काउंट दिखना चाहिए कि वोट कितने चल रहे हैं मेरे पास। और यहां मेरे पास मैं वोट को अप कर सकता हूं और वोट को डाउन कर सकता हूं। तो अगर मैं अप का बटन प्रेस करूं तो यहां पर वोट काउंट बढ़ जाए, और अगर मैं डाउन का बटन प्रेस करूं तो वोट काउंट घट जाए, 0 हो जाए, 2 है तो 1 हो जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कंपोनेंट बना लेता हूं किसके लिए। तो आई हैव वन कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट में मैं यहां बोलता हूं कि उस कंपोनेंट में एक टाइटल होगा, मतलब यहां पर एक लेबल होगा, यहां पर भी लेबल होगा, और 2 बटन होंगे। अब जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा, आई वॉन्ट कि मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, पहले इस पे आते हैं, फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले SRC पे जाते हैं। यहां पर हम SRC में याद है हमें कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, app.jsx होता है। ये app.js को आप जानते हैं कि ये क्या कहलाता है, हमारे पास रूट कंपोनेंट है। ये एक रूट कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम यहां से इस रूट कंपोनेंट को छेड़ते नहीं कुछ खास, बस इसको Ctrl+A डिलीट मार देते हैं। इसके अंदर जो भी लिखा था इसे हटा देते हैं। और यहां से हमें पता है, हमेशा से पिछली क्लास में हमने ऐसे किया था, वी स्टार्ट विद कॉन्स्ट ऐप लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्स्ट ऐप लिख लेते हैं। तो मैंने ऐसा लिखा कॉन्स्ट ऐप, इसे मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। ये जो यहां लिखा हुआ है, तो कॉन्स्ट ऐप लिखा हम लोगों ने यहां पर, और यहां जाकर ऐसे लिख देते हैं रिटर्न, और लेट्स से यहां मैं ऐसे लिख देता हूं H1 और लिख देता हूं मैं यहां पर वोट ऐप, ऐसा लिख के छोड़ दूं फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहां से आप लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो आपने ऐप को एक्सपोर्ट कर दिया यहां से। और आप सब जानते हैं ये इसे बुलाने वाला बंदा कौन होगा, मेन ऐप को बुलाता है
ऐप डॉट सी एस एस में इसका लुक एंड फील है, नहीं चाहिए हमें, इसे भी खाली कर देते हैं। और इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी कुछ लुक एंड फील है, उसको भी खाली कर देते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से सी एस एस लिख लेंगे। अब यहाँ से हम देखें तो हमारी एप्लीकेशन में चेंजेस हो गए, और यहाँ देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वी आर एबल टू सी वोट ऐप लिखा गया। अब सबसे पहले डिसाइड क्या करते हैं, इस एसआरसी के अंदर जाकर हम एक फोल्डर बना लेते हैं अपना, एक नया इस बार, और इस फोल्डर का नाम देते हैं कंपोनेंट्स। आप देख पाएंगे उस पर आइकन भी कुछ ऐसा आ रहा है ना, एक ब्लॉक बनकर आ गया है। तो मैं अपने जितने भी नए कंपोनेंट्स डालूंगा वो कहाँ डालूंगा, अब कंपोनेंट्स के अंदर। ऐप इज अ रूट कंपोनेंट, नाउ आई एम गोइंग टू गिव, आई वांट टू बिल्ड माय ओन कंपोनेंट्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना दिया। हमारा जो कंपोनेंट था वो किसके लिए था, वोटिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम कहते हैं वोटिंग ऐप डॉट जेएसएक्स। हमें याद है कि जब भी हम किसी कंपोनेंट को बनाएंगे तो वो हमेशा पास्कल केस में लिखा जाएगा, पहला लेटर कैपिटल, फिर जैसे नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका भी पहला लेटर कैपिटल। तो वोटिंग ऐप, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट जेएसएक्स, क्योंकि हम इसके अंदर सब कुछ जेएसएक्स लिखने वाले, डिजाइन करने वाले। तो मैंने एंटर किया, ये हमारे पास आ गया, परफेक्ट है। अब यहाँ जाते हैं और यहाँ पर भी सिंपली ऐसा करते हैं, कॉन्स्ट वोटिंग ऐप, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कॉन्स्ट वोटिंग ऐप करके, है ना, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और अब यहाँ जाकर सिर्फ इतना लिख लेते हैं, रिटर्न, ऐसा बना लेते हैं, इसका लिखते हैं डिव लिखते हैं, और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइटल आएगा। तो प्रॉप्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो यहाँ पर टाइटल डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और यहाँ डाल देते हैं कि यहाँ H1 में वो जो टाइटल आएगा वो दिखा देंगे हम, और यहाँ दिखा देंगे पैराग्राफ में वोट काउंट इज, ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ हम एक बटन बनाते हैं, तो एक बटन बनाते हैं और इस बटन पे जाकर लिख देते हैं अप, और यहीं पर एक और बटन बनाते हैं और इस पर लिख देते हैं डाउन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बिल्ड किया, और यहाँ लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वोटिंग ऐप। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा फील आएगा कि अपने पास अब दो कंपोनेंट है, एक ऐप कंपोनेंट और एक वोटिंग ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर आप ये देखें तो हमने सिर्फ क्या एक ढांचा बनाया, यूआई बना दिया छोटा सा, जिसमें डिव डाल दिया, H1 डाल दिया, पैराग्राफ डाल दिया, दो बटन डाल दिए। अब मैं इस पे जाकर ऐप पे जाकर, यहाँ ऐप पे जाते हैं, ऐप पे जाके बोलता हूँ कि ऐप भाई तेरा रोल क्या है, तेरा रोल तो कुछ भी नहीं है, तू जाकर सिर्फ क्या कर, तू जाकर सिर्फ किसको बुला ले, वोटिंग ऐप को बुला ले। तो मैंने वोटिंग ऐप को बुलाया, वोटिंग ऐप कहाँ से आ गया, इट इज कमिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स वोटिंग ऐप, वहां से आ गया। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर इसे बता दिया कि भाई यहाँ से इसको पिक कर लिया। आई होप ये भी क्लियर है। तो हमें समझ में आया कि ऐप इज गोइंग टू कॉल वोटिंग ऐप, और वोटिंग ऐप में हमने डिजाइन है। अब इसको फिगर आउट कर लो पहले कि सही चल रहा है, हाँ ठीक ठीक दिख रहा है। ठीक है, अप और डाउन के बीच में एक स्पेस देने के लिए मैं $NBSP लिख देता हूँ, है ना, स्पेस के लिए होता है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके अप डाउन के बीच में स्पेस आ गया। वोट काउंट इज जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ वोट काउंट इज पे हमें क्या दिखाना चाहिए कि वोट काउंट कितना चल रहा है, $NBSP, है ना, ये HTML में हमारे पास होता है। तो अगर हाँ BR करते तो न्यू लाइन आ जाता, तो मैंने सिर्फ स्पेस दिया था, वरना हम क्या करते हैं मार्जिन दे देते हैं CSS में जाकर, है ना, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर $NBSP दे दिया। ठीक है, ये क्लियर हो हम लोगों को। अप डाउन हमारे पास आ गए। अब करना क्या, देखो हमें क्या करना है, हम ये बोलें कि मेरे को है ना यहाँ एक काउंट दिखाना है सबसे पहले। तो अभी एज्यूम करता हूँ कि काउंट दिखाना है, तो मैं लेट काउंट 0 कर दूँ, कॉन्स्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता काउंट बढ़ाऊंगा आगे चल के। तो मैं आइडली क्या करूँगा, यहाँ पर काउंट की वैल्यू दिखाऊंगा। अब इस तरीके से आपको ऐसा फील आना चाहिए, काउंट की वैल्यू दिख जाएगी, वोट काउंट इज, काउंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसे क्लिक करूँ और काउंट बढ़ता जाए। अब इस काउंट को बढ़ाने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ सारा ट्विस्ट शुरू होता है, सारा गेम। तो बटन पे जाते हैं, ऑन क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट है, और इस पे जाकर हम किसको बुला लेते हैं, प्लस नाम के फंक्शन को। तो मैं प्लस नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट प्लस, और प्लस में क्या करता हूँ, काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, काउंट प्लस प्लस हो गया। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, console.log काउंट इज कॉमा काउंट। ठीक है, काउंट की वैल्यू दी जानी चाहिए। और फिर यहीं इसी तरीके से क्या बनाता हूँ, कॉन्स्ट माइनस। तो हमने एक ऐसा बना दिया, कॉन्स्ट माइनस, और माइनस पे जाके क्या करते हैं, काउंट माइनस माइनस, console.log काउंट इज कॉमा काउंट। ठीक है ना, काउंट वैल्यू यहाँ दिख जानी चाहिए। काउंट यहाँ छाप ही रखा है आपने, ध्यान से, को बढ़ेगा तो यहाँ छप जाना चाहिए, आइडियल ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना यहाँ ट्विस्ट है सारा कि भाई हमें क्लियर होना चाहिए। अब क्या करें, यहाँ बटन ऑन क्लिक पे यहाँ पर किसको बुला दें, माइनस नाम के फंक्शन को। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा है।
ठीक है ना। तो हमने इवेंट आसान हो के जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करके ऐड इवेंट लिस्टनर वगैरह लगा रहे थे। अब से क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक प्लस ऑन क्लिक माइनस, काम खत्म। अब आ जाओ जी यहाँ पर वापस आते हैं। अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले आपका बटन दबाते हैं। आपके बटन पर क्लिक कर रहा हो, देखो बार 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 कुछ नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे देखते हैं, देखो काउंट दिख रहा है आपको, काउंट बढ़ रहा है इसका मतलब, लेकिन काउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसकी वजह समझते हैं क्यों। इसके पीछे की बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। हम सबको याद है कि हम जब एप्लीकेशन को चलाते हैं तो सबसे पहली फाइल जो चलती है वो index.html चलती है, ठीक है। अब मान लो कहते हैं पता नहीं यार चलती नहीं चलती, यही चलती है या नहीं चलती। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो आप बोल दो यहाँ पर पैराग्राफ में आई एम दी index.html पेज, ये लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, स्क्रीन पे लिखा रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि हम इसी के अंदर है, ठीक है ना। इसका मतलब चलती है, ये चली। तो इसने किसको बुलाया, मेन को। हमें पता है ये किसको बुलाता है, ये मेन को बुलाता है, इसने मेन को बुलाया। हम यहां से कहां पहुंचेंगे, मेन पे, परफेक्ट है, हम मेन पे गए होंगे। मेन ने किसको बुलाया था, ऐप को, ठीक है ना। अच्छा ऐप पे गए होंगे, ऐप ने किसको बुलाया होगा, वोटिंग ऐप को। सिर्फ आप किस पे गए होंगे, वोटिंग ऐप। जरा कनेक्ट करते हैं सारी थॉट। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि इंडेक्स ने मेन को बुलाया, मेन ने जाकर ऐप को बुलाया, ऐप ने जाकर वोटिंग ऐप को बुलाया। अब ध्यान से देखो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉल हो रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉल हो रहे हैं। इसका मतलब जब वोटिंग ऐप चला होगा एज अ फंक्शन, तो उसने क्या रिटर्न किया होगा, छोटा सा HTML, जिसे हम JSX बोल रहे हैं। ये छोटा सा HTML रिटर्न होके यहां गया होगा, ऐसा फील आ रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा फील है कि भाई जब आपने index.html को बुलाया और उसने मेन को बुलाया, मेन ने जाकर असल में किसको बुलाया, ऐप को। ऐप को जब ध्यान से देखो तो ऐप है क्या, ऐप इज नथिंग, इट्स अ फंक्शन। एंड व्हेन यू कॉल अ फंक्शन इट रिटर्न समथिंग। तो आपको क्या रिटर्न करेगा, वोटिंग ऐप। लेकिन उसने किसको बुला लिया, वोटिंग ऐप को। वोटिंग ऐप को बुलाया तो वोटिंग ऐप ने क्या रिटर्न किया, ये डिव। तो आपको ऐसा फील है ये पूरा डिव जब रिटर्न हुआ होगा तो वो यहां पहुंच गया होगा। इसका मतलब वोटिंग ऐप नहीं है, वोटिंग ऐप ये है। ट्रू है ना बात, वोटिंग ऐप नहीं है। वो तो बुला रहे थे, जब आपने उसे बुलाया तो उसने आपको क्या दिया, उसने आपको ये पूरा JSX से दिया। और फिर इसने भी क्या किया, ये JSX रिटर्न कर दिया। रिटर्न होके ये JSX रिटर्न होके किसके पास पहुंचा होगा, मेन के। इसका मतलब मेन में ऐप नहीं है, मेन में कौन है, मेन में ये है ना, सही बात है। इसका मतलब अब मेन यहां से जाकर कहां लग गया होगा, index.html। इसका मतलब index.html में div में, क्योंकि ध्यान से देखें तो मेन किसे बुला, मेन किधर जाके ऐड कर रहा है, document.getElement रूट में। इसका मतलब index.html में div में ये ऐड हो जाएगा। ट्रू है, वही बात है। इसका मतलब फ्लो क्या समझ में आया कि ये आपस में एक दूसरे को बुलाते रहते हैं, फिर वहां से रिटर्न करते करते आखिरी में index.html में एम्बेड कर देते हैं उस चीज को लाकर। एंड दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग, है ना। उसके पीछे वही, इसके पीछे मैं कुछ बात स्किप कर रहा हूं। वो कौन सी जो हमने पढ़ी थी, VDOM और DOM वाली, क्योंकि हमें पता है कि मेन में जब गया होगा तो इसके पास क्या होगा, दिस इज व्हाट इज दिस इज VDOM, क्योंकि किससे बना, JSX से। और उसने क्या किया होगा, उसने हैंड शेकिंग कराई होगी किसके थ्रू, React DOM के थ्रू। क्योंकि React DOM के पास क्रिएट रूट और रेंडर जैसा फंक्शन है जो VDOM को किसमें कन्वर्ट करेगा, DOM में, ताकि वो रेंडर हो जाए। समझ में आ गया सबको पूरा, परफेक्ट है। अब पूरी रेंडरिंग समझ में आई कैसे रेंडरिंग काम करती है। अब अपने आप से पूछो, ये रेंडरिंग कितनी बार हुई होगी, सिर्फ एक बार। जब पहली बार चला होगा सब छप गया होगा स्क्रीन पे, तूने प्लस का बटन दबाया, उसने कहा ठीक है दबाते रहो तो प्लस का बटन, मैं क्या करूं, मैं दोबारा से रेंडरिंग करूंगा। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें रेंडरिंग दोबारा से करनी है। तुमने रेंडरिंग नहीं करी वहां पर, तुमने कंप्यूटेशन करी, प्लस किया माइनस किया। उससे नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे अब दोबारा से चीजों को छापना है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे तो हम DOM से डेटा को छापते रहते थे, document.querySelector .inner text इक्वल टू सम काउंटर वैल्यू, और छपती रहती थी। इसलिए हमारे पास रेंडरिंग सिर्फ एक बार हो रही है। आई होप यहां तक समझ में आया। मैं इसे अंडू कर देता हूं जैसा ये था, और ये अंडू हुआ, यहां से भी अंडू हुआ। ये सब अंडू हो जाने के बाद अब वापस आओ जरा, ये भी अंडू कर देते हैं, इसे ऐसे करते हैं जैसा था, ठीक है। यहाँ वोटिंग ऐप में था। अब फ्लो देखो, इंडेक्स ने मेन को बुलाया, मेन ने ऐप को बुलाया, ऐप ने वोटिंग ऐप को बुलाया, वोटिंग ऐप ने कुछ कुछ चीजें करी। अब वोटिंग ऐप जब चला होगा तो आप यहां जाकर ना एक लाइन लिखते हैं, console.log वोटिंग ऐप कंपोनेंट कॉल, ऐसा लिख देते हैं कि वोटिंग ऐप का क्या हो रहा है, कंपोनेंट कॉल हो रहा है पहली बार, यानी कि फंक्शन पहली बार कॉल हो रहा है। ऐप के साथ भी ऐसा होगा, तो यहां भी लिख दो जरा ताकि तुम्हें फ्लो दिख जाए। यहां बोल दो ऐप कंपोनेंट कॉल, ठीक है। अब
तुम यहां जाके स्क्रीन पे जाके देखो जरा, इसे पूरे को हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। क्लियर किया, देखा तुम्हें ऐप कॉल हुआ है और वोटिंग ऐप 2 बार कॉल हुआ है, करा तुमने 1 बार है। हाँ, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है, तुम सब जानते हो, मेन में हमने बात करी थी, किस कौन है उसकी वजह? स्ट्रिक्ट मोड, डबल चेकिंग करने के लिए। मान लो तुम इसे कमेंट कर देते हो, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं इसे, ठीक है, हमने इसे कमेंट कर दिया। अब वापस जाते हैं, है ना, इस तरह से यहाँ पहुँचते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तुम देखिएगा ऐप 1 बार कॉल हुआ और वोटिंग कॉल हुआ। अब क्या दिखा हमें कि जब ऐप कॉल हुआ उसके बाद वोटिंग कॉल हुआ। ठीक है, इसका मेन में भी लिख दे तो मेन में हमें दिखेगा कि मेन पहले कॉल हुआ, फ्लो दिख जाएगा कि हाँ फ्लो काम कर रहा है। परफेक्ट है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि ये रेंडरिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। छप रहा है ना, तभी तो दिख रहा है कॉल हो रहा है, लेकिन जब हम प्लस का बटन दबा रहे हैं, देख पा रहे हो क्या नहीं हो रहा? रेंडरिंग नहीं हो रही। हमें चाहिए कि भाई दोबारा से छप। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? ध्यान से देखूं, अपने आप से मैं पूछूं कि वोटिंग ऐप पे ये दोबारा से छपेगी लाइन जब तक नहीं, तब तक रेंडरिंग होगी नहीं। दोबारा छापने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, हम क्या करें कि किसी तरीके से इस फंक्शन को, वोटिंग ऐप को कहे तो दोबारा से कॉल हो जा। अगर दोबारा से कॉल होगा तो दोबारा से रेंडर हो जाएगा। वो सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा है। क्लियर बात? अब वो कह रहा है कि मैं दोबारा से कॉल होऊंगा तब जब मुझे पता चले कि देयर इज सम चेंज। मुझे क्या पता चले कि यहां पर कोई चेंज है, यानी कि काउंट की वैल्यू 1 से 2 हो गई है। 1 ओल्ड है, 2 न्यू है। याद करो वीडॉम में हमने बात पढ़ा था, एक ओल्ड वीडॉम बनता है और एक न्यू वीडॉम बनता है। लेकिन जब ये बनता है तो किसके बेसिस पे बनेगा? स्टेट के बेसिस पे। तो इसलिए हमें एक हुक मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूज स्टेट। यूज स्टेट होके बोलता है कि जब भी स्टेट में चेंज होगा, आई विल ट्रिगर टू द रिएक्ट कि भाई चेंज हो गया है, और चेंज हुआ है तो रिएक्ट को मैं सिर्फ ट्रिगर करके बताऊंगा कि हाँ चेंजेस हो गए हैं। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम यहां जाकर, इस जगह जाकर लिखते हैं यूज स्टेट। अब यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ फंक्शन। हम इसे बोल हुक रहे हैं, लेकिन है क्या? एक फंक्शन। ये फंक्शन मैं एक्सटर्नल फंक्शन बोलूंगा, क्योंकि मेरा फंक्शन तो है नहीं है, ये एक्सटर्नल फंक्शन। जैसे मैं यूज स्टेट लिखूंगा, यू विल सी कि वो कहां से आ रहा है? रिएक्ट में से आ रहा है। तो रिएक्ट के पास बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से डीस्ट्रक्चर करवाया और हमें क्या दे दिया? यूज स्टेट। तो यूज स्टेट एक फंक्शन है, वो कहता है कि मैं मेंटेन करूंगा तुम्हारा स्टेट, और जब भी स्टेट चेंज होगा तो मैं याद रखूंगा कि ओल्ड स्टेट क्या था और न्यू स्टेट क्या था। अगर ओल्ड स्टेट नॉट इक्वल टू न्यू स्टेट है तो आई विल कॉल दिस कॉम्पोनेंट अगेन। मैं इस कॉम्पोनेंट को क्या करूंगा? दोबारा से कॉल लगा दूंगा, और दोबारा से कॉल लगाऊंगा तो क्या होगा? ये री-रेंडर हो जाएगा। इसका मतलब याद करें, जब हमने वी डॉम पढ़ा था तो वी डॉम में हमने पढ़ा था एक ओल्ड वी डॉम बनेगा और एक न्यू वी डॉम बनेगा, और फिर उसके पीछे वो डिफिंग एल्गोरिथम चलेगा, फिर उसकी पैचिंग होगी, वो सारा काम ये कर देगा। तो हम यूज स्टेट पे जाते हैं और यूज स्टेट में यहां लिख देते हैं 0। इसका मतलब बोल रहे हैं कि भाई इनिशियली स्टेट की वैल्यू क्या है? 0, जैसे हमने यहां पर किया था। इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूं साइन को ताकि तुम याद रखो। हमने क्या किया था? काउंट की वैल्यू 0 कर दी थी। तो हमने यूज स्टेट नाम का एक बना बनाया फंक्शन था, उसमें पहला आर्गुमेंट कौन है? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अब हम यहां जाकर जब भी हम यूज स्टेट को बुलाएंगे तो यूज स्टेट एक फंक्शन है। यूज स्टेट फंक्शन को बुलाने पे वो 2 चीजें रिटर्न करता है। वो फंक्शन 2 चीजें रिटर्न करता है। आपको पता है फंक्शन सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करता है, 2 तो रिटर्न नहीं करता, इसलिए वो एरे रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न कर रहा है? एरे। और उस एरे में से हम क्या करेंगे? डीस्ट्रक्चर कर लेंगे उसे। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ऐसा कैसे काम कर रहा होगा। तो यहां जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसे। इंस्पेक्ट करके कंसोल में पहुंचते हैं। कंसोल पे जाके देखो मैं ऐसा लिखता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो उसका नाम ही मैंने जानबूझ के रख दिया, क्या है? यूज स्टेट है, और उसके अंदर उसके अंदर इनिट वैल्यू कर देते हैं। 1 मिनट, है ना, ये मैंने यहां पर कर दिया 1 मिनट। तो अब हमने क्या किया भाई? यूज स्टेट इनिट स्टेट। अब इसका मतलब देखो यूज स्टेट मैंने एक फंक्शन बना के दिखा दिया, मैं इस तरह भी दिखा रहा हूं कि उन्होंने क्या किया होगा। तो रिएक्ट वालों ने भी यूज स्टेट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें क्या पास करवा दिया हमसे? इनिट वैल्यू। ठीक है, और फिर उसने बोला कि मैं तुम्हें 2 चीजें रिटर्न करके दे दूंगा। मैं तुम्हें 2 चीजें रिटर्न करके दे दूंगा, जैसे कि मैं तुम्हें उसका इनिशियल वैल्यू दे दूंगा जो भी उस वक्त तुमने सेट करी होगी, और उसके साथ में तुम्हें एक फंक्शन भी दे दूंगा जिसमें तुम स्टेट को बदल सको, जिसमें तुम क्या कर सको? अपने स्टेट को बदल सको। तो यहां पर मैं बोलूंगा इधर कोई पैरामीटर में वैल्यू आ जाएगी जिसमें तुम उसे बदलकर चेंज करके आ सकते हो। अब बेस्ड ऑन इट जब मैं इसको बुलाऊंगा, देखना जब मैं यूज स्टेट को बुलाऊंगा तो तुम्हें ऐसा फील आना चाहिए यूज स्टेट विद 0, और रिटर्न तुम देख ही रहे थे नीचे, और मान लो मैंने इसे आर में ले लिया, तो आर को जरा देखो कि आर में तुम्हें क्या मिला। पहली चीज क्या मिली? इनिट वैल्यू विच इज 0। दूसरी चीज क्या मिली? एक फंक्शन जिसमें वो कुछ पैरामीटर पास है, कुछ करता होगा, हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन वी आर एबल टू सी कि ये एरे मिला, और वो किस में गया?
आर में। अगर मैं आर ऑफ 0 लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा? 0। आर ऑफ 1 में करूंगा, ये जो मैं कर रहा हूं ना, पहले आप ध्यान से देखना, मैंने एरे में स्ट्रक्चर किया, फिर R0 से क्या किया, उसे डिस्ट्रक्चर किया। इसका शॉर्ट हैंड तरीका अपने पास ये है कि आप यहां जाएं और यहीं जाकर सीधा सीधा ऐसा लिख दें, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और मान लो यहां लिख दें XY। तो क्या करेगा, जो 0 था वाला फंडा था जो हमने, हाँ, जो R0 किया था वो X में चल जाएगा, और जो R1 था वो Y में चल जाएगा। एंटर करते हैं, देखो अब X को देखते हैं, Y को देखते हैं, समझ में आ गया? तो दिस इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग। हम पहले भी कर रहे थे लाइफ में डिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन कैसे करते थे? पहले एरे में रखते थे, फिर इंडेक्स वाइज डिस्ट्रक्चरिंग करते थे। अब हम ऐसे करके आते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता तो क्या करते? करली ब्रैकेट लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, जो हम इंपोर्ट पे करते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। अब आ जाओ यहां पर, पहुंच गए यू स्टेट पे। अब यू स्टेट में तुम्हें पता है, तुमने 0 भेजा तो हमेशा तुम्हें पहली चीज क्या मिलेगी, उसकी जो भी इनिशियल वैल्यूज डाली होगी वो रख लिया हमने किसके अंदर? काउंट के अंदर। और यहां हमने एक फंक्शन मान लिया कि हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, इसका नाम सेट काउंट। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये काउंट की वैल्यू बदलेगा, सेट करेगा, इसलिए लोग क्या नाम रखते हैं इसका? सेट काउंट। यानी कि जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसके आगे क्या लगा दो? सेट, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये इसको बुलाऊंगा तो ये वैल्यू बदलेगा। बदलने के बाद रिएक्ट को समझाएगा कि देख भाई वैल्यू चेंज हो रही है, अब शुरू हो जा अपना वीडॉम डिफ सब कुछ तू शुरू कर दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर तुम समझो, क्योंकि बहुत मैजिकल फंक्शन नहीं है। अरे भाई सी में प्रिंटफ था, तुम बुलाते प्रिंटफ को प्रिंट कर देता था, और हम उसके पीछे थोड़ी सोचते क्या करता है भाई, हम कहते प्रिंट कर देते। बस उस प्रिंटफ की जगह तुम क्या याद रखो कि अपने को कौन मिल गया अब? सेट काउंट। लेकिन उसे निकालने के लिए कौन चाहिए? यूज स्टेट। तो यूज स्टेट एक हुक है, हुक की पहचान है वो हमेशा यूज वर्ड से ही शुरू होगा। आपको ये क्या बात हुई? मैं कहूंगा भाई ये हुक नहीं है, फंक्शन है। उन्होंने स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के लिए है तो फंक्शन ही एट द एंड। लोग कैसे समझेंगे ये फंक्शन है या हुक है या कॉम्पोनेंट है? कॉम्पोनेंट की पहचान क्या थी? पास्कल केस। हुक की क्या पहचान है? यूज से स्टार्ट। कैमल केस है, लेकिन स्टार्ट विद अ वर्ड कॉल्ड यूज। इन जनरली इट्स अ फंक्शन। तो इसका मतलब अगर हम यूज स्टेट पे क्लिक कर दे तो हम देख पाएंगे अंदर ही डॉक्यूमेंटेशन खोल दी मैंने, फंक्शन, और तुम्हें क्या दिख रहा है? यूज स्टेट। और उसमें एक आर्गुमेंट क्या पास हुआ है? इनिशियल स्टेट, है ना। ये थोड़ा इस स्टाइल में आ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट में दिख रहा है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आसान हो जाए। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी मुश्किल ना। इनिट जैसे भी हमने देखा, कोई पढ़े अगर हमारे डॉक्यूमेंटेशन क्या इनिट वैल्यू क्या चीज़ है भाई, ये कौन सा डेटा टाइप है, अच्छा क्या रिटर्न करता है, उसे कोड खोल के देखना पड़ेगा। अच्छा 2 चीज़ें रिटर्न करता है। इसलिए टाइप स्क्रिप्ट में क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में टाइप्स होती हैं, वो क्या रिटर्न करता है देखते ऊपर से पढ़ते समझ में आता है, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत बेस्ट निकल कर आती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अब क्या करें, ये जो काउंट प्लस प्लस है इसको कर दें कमेंट। मैं ये तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा तो मेरे वेरिएबल में चेंज होगा। मेरे वेरिएबल में चेंज होगा तो उसे कैसे पता लगेगा? देयर इज अ चेंज। रिएक्ट के इकोसिस्टम को बताना पड़ेगा, रिएक्ट देयर इज अ चेंज, इट्स टाइम टू प्रिंट, इट्स टाइम टू रीरेंडर। ऐसा करने के लिए मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सेट काउंट। किसे बुला लो अब? सेट काउंट को। अब बड़ा ध्यान से सुनो इस बात को, जब सेट काउंट को बुलाओ तो उसके आगे लिखना काउंट प्लस 1। तो ध्यान से देखना, सेट काउंट फंक्शन में तुमने आर्गुमेंट में काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके भेजी, लेकिन काउंट को नहीं छेड़ा। काउंट प्लस प्लस जब हम करते तो काउंट प्लस प्लस में क्या होता? पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर। हमने बोला काउंट प्लस 1 ले जाने आर्गुमेंट, और तेरे पास काउंट तो पुराना वाला पड़ा है। अब ओल्ड स्टेट को किससे कंपेयर कर ले? न्यू स्टेट से, और फिर चला ले जो तेरे को चला रहा है, वो तेरी बसड़ है। तो क्या करता है? वी डॉम डॉम करता रहा अंदर। हमने तो देखो ट्रिगर कर दिया, देखो समझा दिया रीरेंडरिंग का टाइम है। तो बड़ा किलिंग मेथड है यार ये। जब तुम सेट करोगे तुम रिएक्ट को क्या बोलो? चल शुरू हो जा, वो सारे काम शुरू कर दे। इसका मतलब बड़े सोच के यूज करना है, क्योंकि इसे तुम अगर यूज करोगे, जितनी रीरेंडरिंग करोगे उतनी वो फेस साइकिल चलेगी, उतनी स्लो हो जाएगी एप्लीकेशन। याद है ना मैंने आपको पेज इनसाइड दिखाया था, तो आपको बताया था कि पेज इनसाइड जब भी किसी गूगल पे किसी वेबसाइट को रैंक करना होता है तो उसका पेज खुलने का टाइम बहुत तेज होना चाहिए। और तेज कब होगा? जब उसमें रेंडरिंग बहुत ज्यादा ना हो। तो रेंडरिंग मैंने आपको बोला था कि जब भी रेंडरिंग होती है, यानी कि पेंटिंग जब स्क्रीन पे होती है, इट इज स्लो डाउन द सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको सोच के करना है कि जब एसेंशियल है तब मैं इसको ट्रिगर करूँ। अब यहां जाएं और यहां जाके बोले सेट काउंट। अब एक मजेदार चीज पता है क्या, जब हम इसे बुलाएंगे ना इस फंक्शन को, क्योंकि पीछे जाके तो बहुत कुछ करने चल जाएगा, तो ये एसिंक्रोनस है। ये ऐसा फंक्शन है, इसलिए चला जाएगा चुपचाप से कुछ करने के लिए। अब क्योंकि जब तुम इसकी नीचे वाली लाइन देखोगे ना, यहां पता है कौन सा काउंट आएगा? पुराना वाला, क्योंकि नया वाला तो गया है ना अभी, काउंट प्लस 1 करके चला गया वो। और पीछे क्या दिखेगा तुम्हें?
पुराना वाला, क्योंकि ए सिंक है वो तो क्या करता है, कॉल फॉरगेट, आगे नीचे चल जाता है, ठीक है ना। अब देखो जरा इस बात को, यहां जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसे रिफ्रेश करते हैं, अप का बटन दबाते हैं, देखो जरा काउंट की वैल्यू देखो जरा, काउंट इज 0, और यहां देखो काउंट की वैल्यू कितनी है 1, फिर अप का बटन दबाते हैं, देखना जरा काउंट इज, इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है, ए सिंक है, उसे बुलाकर चले जाता है, वो करता रहता है अपना काम, यहां पुरानी वैल्यू में दिखती रहती है। रीजन ये है क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जब वो जाएगा तो उसे काम तो करना है, उस कंटेक्स्ट में आप उसे स्लो बोल सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान से देखो तो ये बेसिकली कर रहा है अपना ए सिंक, मतलब रेंडरिंग को क्या बोलते हैं, ए सिंक ऑपरेशन है, तो अपना काम करता है, कोड कहीं पर भी ब्लॉक ना हो, इसलिए वो क्या करता है, नीचे का कोड चलाता है। अब हम जब भी नीचे में स्टेट देखते हैं हमें हमेशा कौन सा स्टेट दिखता है, ओल्ड स्टेट, और फिर थोड़ी बाद क्या दिखता है, न्यू स्टेट, जो अपडेट हो चुका होता है। समझ में आ गया सबको ये कैसे काम कर रहा है रीडर। अब नहीं, एक और बात ध्यान दिया आप लोगों ने, क्या हो रहा है बार बार, कॉम्पोनेंट कॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जब जब तुम सेट स्टेट करोगे इट विल कॉल योर कॉम्पोनेंट, और तुम्हारा कॉम्पोनेंट कॉल होगा तो क्या होगा, वो रेंडर होगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न किसको करेगा, अपने पेरेंट को, और फिर से रेंडर हो जाएंगी चीजें। तो हमें अब क्लियर ही हो जाए कि जब जब हम सेट बुलाएं वो हर बार क्या करेगा, वो री रेंडरिंग करेगा, तो कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग बढ़ेगी, तो बहुत स्मार्टली यूज करना है, एक कब हमें से यूज करना है, यहां तक क्लियर हुआ हम लोगों को। अभी काम करते हैं इसके बेस पे ना, थोड़ा सा इसको और रिफाइन करते हैं, इस पूरे फंडे को हमने समझ लिया, सेट काउंट हमारे पास कैसे काम करके आ रहा है, यूज स्टेट हुक हमें समझ में आ गया। अब क्या करते हैं इसके बेस पे ना, इसी एप्लीकेशन को ऐसे ब्रेक करते हैं हम, ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है ऐसा ब्रेक करने की, लेकिन हम इसे ब्रेक करके ना कई चीजें सीख जाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं हम कि हमारे पास एक वोट काउंट दिख रहा है, काउंट इज ऐसा दिख रहा है, इसका अपने आप में इतना छोटे का एक कॉम्पोनेंट बना देते हैं, इसका नाम देते हैं टेक्स्ट कॉम्पोनेंट, जिसे हम टेक्स्ट दिखाते हैं, ठीक है। फिर यहां ऊपर दिखा देते हैं वोट ऐप, इसका नाम दे देते हैं टाइटल कॉम्पोनेंट, जिसमें टाइटल दिखेगा, ठीक है। और फिर यहां ये जो बटन दिख रहे हैं, इन दोनों का एक ही नाम दे देते हैं, क्या, बटन कॉम्पोनेंट। अब इससे क्या होगा, अभी हमने सारा कोड कहां लिख दिया था, एक ही कॉम्पोनेंट में, अब हम उसे तोड़ देते हैं अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के अंदर, ऑल टुगेदर इतने रिफाइन करने की नीड नहीं है यहाँ पर, फिर मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब आपको ऐसा फील आए कि सबसे ऊपर जो बैठा होगा बंदा वो कौन होगा, ऐप, मेन किसे बुलाता है, ऐप को। ये पूरा अगर हम देखें, ये एक कंपोनेंट है, ये एक दूसरा कंपोनेंट है, ये एक तीसरा कंपोनेंट है, और ये पूरा रैप बैठा होगा वोटिंग ऐप के अंदर, ये होगा वोटिंग ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐप के नीचे कौन है, वोटिंग ऐप कंपोनेंट, ठीक है। और वोटिंग ऐप का चाइल्ड कौन है, टेक्स्ट कंपोनेंट, और कौन है, बटन कंपोनेंट, है ना, और टाइटल कंपोनेंट। ये सिबलिंग है, ये तीनों सिबलिंग है, पेरेंट है, और वो उससे ऊपर बैठा हुआ पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है। इनडायरेक्टली तुम्हें दिखा कि हाँ हमने ना कंपोनेंट का एक ट्री बना दिया। अब कुछ टेंशन है इसके अंदर, जब मैं बटन दबाऊंगा प्लस करने के लिए, तो प्लस होने के बाद ध्यान से देखना, जब मैं बटन दबाऊंगा प्लस करने के लिए, तो ये प्लस करके टेक्स्ट को बताना चाहिए कि मैंने प्लस कर दिया, है ना। अब तुम्हें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है इस बात पे कि यार ऐप एक फंक्शन था, ना भूलें, याद है कंपोनेंट क्या था, फंक्शन था, ये भी क्या था, फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, और ये सब फंक्शन रिटर्न कर रहे थे छोटा छोटा JSX। इसने अपना JSX इधर दिया, इसने अपना JSX दिया, इसने अपना JSX दिया, इन तीनों को मिलाया, फिर ऐप को दिया, ऐप ने जाकर किसको दिया, मेन को दिया JSX, मेन ने जाकर index.html पे छाप दिया, ये हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं बटन दबाऊंगा यहां से प्लस होगा, तो प्लस होके इस टेक्स्ट को कैसे पता चल जाएगा कि भाई वहां प्लस हो गया। वोटिंग ऐप जब रेंडर होगी दोबारा, तो ही तो ये रेंडर होंगे दोबारा, पकड़ के चलना। वोटिंग ऐप जब रेंडर होगी दोबारा तभी ऐसा। वोटिंग ऐप रेंडर कैसे होगी दोबारा से, जब उसमें स्टेट चेंज होगा, ठीक है, उसमें स्टेट चेंज होगा। तो हम यहां नोट कर लेते हैं कि यहां स्टेट चेंज यहां कराना है हमें, लेकिन प्रॉब्लम यह है बटन के पास प्लस होगा और माइनस होगा, ये होगा ना, प्लस माइनस। जब ये प्लस माइनस दबा रहा होगा अपने कंपोनेंट के अंदर, तो वोटिंग ऐप को कैसे पता चल रहा होगा प्लस होना है, माइनस होना है। हम इन दोनों की आपस में बात नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते, ये एक फंक्शन था,
इसने इसको बुलाया, तो ये बंदा अपनी वैल्यू रिटर्न किसको कर सकता है? ऊपर वाले को। इससे तो बात कर ही नहीं सकता। कई लोग इसे पेरेंट चाइल्ड बोल देते हैं, लेकिन असल में ध्यान से देखा जाए तो वी एबल टू सी ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन इसको बुलाया था, इस फंक्शन इसको बुलाया था, इस फंक्शन इसको बुलाया था, तो ये तीनों रिटर्न किसको कर सकते हैं? जिसने उसे बुलाया था। इसलिए उसे बोलते हो पेरेंट फंक्शन है, ये उसके चाइल्ड फंक्शन है। सिबलिंग आपस में बातें नहीं कर पाते क्योंकि आपस में एक दूसरे को बुलाते ही नहीं। अगर ये एक दूसरे को बुलाएंगे तो ये फिर से पेरेंट चाइल्ड बन जाएंगे, फिर किस बात की सिबलिंग। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझते हैं। या अपने पास प्लस और माइनस जैसे फंक्शन होने चाहिए जो हम पेरेंट से एज अ आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? एज अ प्रॉप्स पास कर दे नीचे। तो दोनों फंक्शन यहां जाएंगे, फिर वो यहां से बुला लिए जाएंगे। जब बुलाए जाएंगे तो असल में वो यहां से बुलाए जा रहे होंगे और यहां स्टेट चेंज कर देंगे, और जब स्टेट चेंज कर देंगे तो एज अ प्रॉप्स फिर से यहां पास कर देंगे। समझ आ रही बात आप लोगों को? इसमें हम दो चीज सीख जाएंगे बहुत इजीली। हम सीख जाएंगे स्टेट कैसे चेंज होता है और प्रॉप्स कैसे ट्रैवल करती है, यानी कि कंपोनेंट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जब हम किसी शॉपिंग में बनाएंगे, ऐड टू कार्ट का बटन दबाएंगे और कार्ट का टोटल ऊपर दिख रहा हो तो एग्जैक्टली ये काम होगा। ऐड टू कार्ट का बटन दबाया, जैसे प्लस का बटन दबाया, प्लस बढ़ गया, वहां पर क्या दिख रहा होगा? कार्ट का टोटल। इसका मतलब हमें स्टेट चेंज करना है प्लस कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करानी है। तो हम इन दो बातों को याद रखें। हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट चेंज करके हम क्या कर रहे हैं? री रेंडरिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं कि भाई चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। और दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं? हम कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे हैं, और कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए किसको यूज कर रहे हैं? प्रॉप्स को। अब क्या करते हैं भाई, इसके बेस पे हम यहां पहुंच जाते हैं, इसे ड्रिल डाउन करते हैं फिर से। अब क्या चेंजेस कर देते हैं? कंपोनेंट्स है और वोटिंग ऐप है, थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज करता हूं और अच्छा दिखे। यहां पर एक फोल्डर बनाता हूं फिर से, और उसका नाम करता हूं पेजेस। पेजेस का मतलब बड़ा वाला कंपोनेंट, उसे कंटेनर भी बोलते हैं लोग, मैंने यहां पर बोल दिया पेजेस। और वोटिंग ऐप को उठाकर पेजेस में डाल देता हूं, बड़ा है। और जो छोटे छोटे कंपोनेंट है जो सपोर्ट करने के लिए बनेंगे, उसके लिए मैं यहां पर एक न्यू फाइल बनाता हूं और यहां बाकी चीजें उसके अंदर डाल देता हूं। ठीक है ना? इसको भी क्लियर करते हैं एक बार। तो हम यहां जाते हैं और यहां बुला लेते हैं कौन? text.jsx और title.jsx और button.jsx। ठीक है बात? अब वापस यहां पहुंच जाते हैं, फटाफट क्विकली काम कर लेते हैं इसके ऊपर। यहां बोल देते हैं टेक्स्ट पे, टाइटल पे अभी हम है, टाइटल पे जाकर यहां लिख देते हैं कॉन्स्ट टाइटल और यहां रिटर्न कर देते हैं, और यहां रिटर्न में डाल देते हैं h1 और यहां डाल देते हैं टाइटल, और एज्यूम कर लेते हैं टाइटल हम एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे। ठीक है? और यहीं पे लिख देते हैं हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है? यहां तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या किया जाए? इसी के जैसा कॉपी कर लो इसे और यहां जाकर किस पर डाल दो? टेक्स्ट में। यहां करते हैं टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट दिखेगा उस पर तो हमें सिर्फ क्या लिखना है? यहां पर टेक्स्ट में वी हैव, कि हम यहां पहले लिख दें, इधर ऐसा डाल देते हैं, पैराग्राफ डाल देते हैं इसे, काउंट इज, एंड वी अज्यूम कि यहां पर क्या आएगा? काउंट। तो काउंट हम यहां एज अ प्रॉप्स में से निकाल लेंगे, यहां टेक्स्ट पास कर देंगे। शॉर्टकट भी सिखाया था मैंने आपको, RAC, रिएक्ट एरो कॉम्पोनेंट, RAFC, ऐसा डाल दो बस खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ बटन पे जाएं तो आप ऐसे लिख सकते हो RAFC। अगर आपका रिएक्ट स्निपेट एक्सटेंशन आपके पास है तो आप इसे यूज कर सकते हो, और ये सब कुछ लिख कर दे देगा, इतना बेसिक। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, RAFCD करेंगे तो डिफॉल्ट वाला जाएगा। ठीक है? ये आगे हमारा बटन आ गया। अब जब बटन आएगा तो बटन में प्लस और माइनस दिखाना है, तो इसके साथ आप यहां पर क्या पास कर दें? लेबल। और क्या पास कर दें? फंक्शन। फंक्शन फंक्शन कौन? प्लस माइनस वाला फंक्शन। ठीक है? अब आप यहां से जाकर बोल दे ऑन क्लिक पे किसको बुला लें? FN को, और यहां किसको डाल दें? लेबल को। ठीक है? तो अभी हमारे पास पूरा कंपोनेंट ट्री तैयार हो गया। अब इन सबको ना इंटीग्रेट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं पहले से। यहां पहुंचते हैं, यहां से फ्लो देखते हैं। ऐप ने किसको बुलाया था? वोटिंग ऐप को। ठीक है?
वोटिंग ऐप को अब बोलेंगे वोटिंग ऐप, तो ये जो इतना सब कुछ कर रहा था तू, इतना बड़ा कोड है ना, इसको मैं यहाँ कमेंट पर रख देता हूँ ताकि पुराना कोड आपके पास रहे कि भाई हमने सबसे पहले ऐसे किया था। ये कमेंट में डाल दिया मैंने। और यहाँ अब क्या बोले, यहाँ बोले कॉन्स्ट वोटिंग ऐप, और यहाँ से देख लें कि जब हमारा ऐप चलता था तो ऐप वोटिंग ऐप को बुला रहा था, यहाँ पर हम वोटिंग ऐप पे, और वोटिंग ऐप पे बोल देते हैं वोटिंग ऐप रिटर्न डिव डाल देते हैं यहाँ पर। और इस डिव में किसको बुला लेते हैं, पहले टाइटल को। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं टाइटल कहाँ भी, टाइटल है ये, ठीक है। इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये एरर्स जो दे रहा है इतने सारे। वोटिंग ऐप यूज स्टेट जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे इसे। यहाँ आते हैं और ये ठीक है, और यहाँ हम डाल देते हैं किसको, टाइटल को। टाइटल पकड़ लिया इसने। अच्छा टाइटल पे चल जाएं, टाइटल पे क्या पास करना है, टाइटल ही। तो यहाँ लिख देते हैं हम टाइटल पे वोटिंग ऐप डेमो, ठीक है, ऐसा मैं लिख दिया। अच्छा अब टाइटल पे जाते हैं, टाइटल ने अपना काम कर लिया, टाइटल ने टाइटल छाप दिया होगा। अच्छा फिर यही इसी को बोले तो भाई किसको बुला, किसको बुला, टेक्स्ट को। तो हम यहाँ से बुला लिया टेक्स्ट को। और टेक्स्ट में क्या पास कर रहे थे आपको याद हो, काउंट। काउंट की वैल्यू कितनी पास करी हम लोगों ने, हार्ड कोडेड 0। तो हमें दिखना चाहिए कि यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, टेक्स्ट की तरफ। एक बार टेक्स्ट पे आ जाओ, ये रहा जी वो टेक्स्ट वाला बंदा। अच्छा टेक्स्ट को इसने इंपोर्ट नहीं किया है ना, ये VS कोड स्लो चल रहा हो तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम किसको, टेक्स्ट को। कहाँ से, कंपोनेंट्स में से टेक्स्ट, ठीक है। और फिर हमें क्या बनाने हैं, बटन्स। लग देते हैं बटन, ठीक है, ये आ गया बटन। और बटन को भी ले आते हैं यहाँ से इंपोर्ट। और आपको ध्यान दो वहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ था तो डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लिखा था फ्रॉम कहाँ से, कंपोनेंट्स स्लैश बटन, ठीक है बात, ये भी हमने कर लिया। अब बटन को जब बुलाएंगे तो बटन पे जाकर क्या लिखोगे, लेबल। लेबल दे दो जिसका, क्या लेबल दोगे इसका, अप। अब इसे देखो, एक तो आप ध्यान से देखो तो यू विल फील इट लाइक कि भाई मैंने अपने खुद के HTML टैग बना दिए जैसा, ऐसा लग रहा ना। और मीनिंगफुल हो जाता बड़ा कि मैंने JSX एलिमेंट नहीं लिख के क्या लिखे हैं, कंपोनेंट्स को बुलाया है। माई कंपोनेंट इज कॉलिंग another component. Component is just nothing, it's a function. So my function is calling another function. And when I call a function, I pass arguments and that arguments are called props. Simple है बहुत, है ना। अब यहाँ से हम बटन पे पहुंचे, बटन पे लेबल पे पहुंचे और यहाँ लिख दिया जी मैंने डाउन। यहाँ तो बहुत बढ़िया हमारा पूरा इंटीग्रेशन काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या चाहिए, इसे फंक्शन भी चाहिए। तो यहाँ जाके ऐसे लिख दें कॉन्स्ट प्लस, जहाँ पर कुछ प्लस होगा, और कॉन्स्ट माइनस, जिसमें कुछ माइनस वाला काम होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप प्लस और माइनस पास कर दें। इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस बार, प्लस माइनस को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। 2 फंक्शन बना के एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और इसका नाम करते हैं कॉन्स्ट कंप्यूट, ठीक है। थोड़ा सीखने को मिलेगा इससे, कॉन्स्ट कंप्यूट। और कंप्यूट को बोलते हैं, कंप्यूट तो ये बता दे तो प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर बता दे अपना ऑपरेशन, ठीक है। और अगर भाई तेरा ऑपरेशन है, ऐसे लिखते हैं इफ ऑपरेशन बराबर है किसके, प्लस के, तो कुछ करना है, एल्स, है ना। तो एल्स हम माइनस मान लेते हैं तो कुछ करना है, ठीक है जी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ थोड़ी सी टेंशन होगी क्योंकि जब ये सब करेंगे, यहाँ कंप्यूट तो बना दिया, ठीक है, वो ऑन कर रहा है, हमने यूज़ नहीं किया ऐसे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ हमने अप और डाउन भेजा है। अब आप यहाँ लिख दें FN, क्योंकि हम लिखा था FN। FN पे क्या भेज दें, कंप्यूट। ध्यान देना मैं कंप्यूट को पास कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ। पास कर रहा हूँ, कॉल बैक है ये, जावास्क्रिप्ट में था, मैंने उसे उठाकर इसे पास करके छोड़ दिया। ऐसे ही FN में जाकर फिर से किसको भेज दिया, कंप्यूट को। तो कंप्यूट अभी भी क्या हुआ, पास हो गया, कॉल नहीं हुआ। अब ये पास हुआ तो हम पहुंच जाते हैं बटन की तरफ। ये पहुंच गया बटन पे, बटन देखो एक लेबल जा रहा था, लेबल आ ही गया, और कौन गया, और ये FN है वो जो पास हुआ, पकड़ लिया इसने उसे। अब क्या, कॉल लगाओ। अब एक प्रॉब्लम है, मैं उसे कॉल लगाऊं तो उसे क्या बताना पड़ेगा, लेकिन ऑन क्लिक पे तो हम ऐसे ही लगाते थे कॉल, यानी कि हम ऑन क्लिक पे भी कॉल नहीं लगाते थे, कॉल बैक की तरह पास करते थे।
अगर हम ध्यान दें तो ऑन के हम ब्रैकेट नहीं लगाते उसके साथ, पास कर देते हैं, लेकिन इस बार तो हमें कॉल लगाना है। अगर कॉल लगा दूंगा तो बहुत बड़ी भसड़ हो जाएगी, ये जैसे ही रेंडर होगा कॉल हो जाएगा। तो अब यहां क्या करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन जब भी हो तो आप यहां जाएं, यहां अपना एक कॉल बैक यानी कि अपना एक फंक्शन बनाए। ये कॉल बैक हो गया ना, ध्यान से, ये कॉल बैक हो गया क्योंकि फंक्शन बुलाया नहीं है, डिफाइन किया है। और इसके अंदर से आप fn को बुला लें, इसके अंदर से आप fn को बुला लें। और जब fn को बुलाएं तो यहां बस छोटा सा काम कर लें, थोड़ा सा, कि भाई अगर लेबल जो मेरे पास आ रहा है अगर वो अप के बराबर है, हाँ तो प्लस भेज देंगे। तो यहां पर ऐसे निकालते हैं OPR, और यहां बस इतनी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अगर लेबल बराबर है, यहां चेक कर लें किसके बराबर है, अप के, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारा ऑपरेशन प्लस है वरना माइनस है, ठीक है। और फिर हम fn को, इसलिए मैं जानबूझ के वहां पर एक ही फंक्शन चूज करवाया तुमसे, और फिर fn को देखो बुला लिया। आप ध्यान से देखना, अभी अभी आपने ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल बैक की तरह यूज किया है। ये कॉल होगा जब क्लिक होगा कि आपने डिफाइन किया है, तब वो फंक्शन चलेगा, तब फंक्शन चलेगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करेगा। इसका मतलब कभी भी अगर ऑन क्लिक पे कोई कैलकुलेशन करवानी है तुम्हें उस फंक्शन पे डायरेक्ट कॉल कराने की बजाय, तो तुम यही काम करो। दो तरीके हो गए हमारे पास, पिछले वाले हमने डायरेक्टली कॉल बैक लगा लिया था, इसमें हमने पास करा के छोड़ दिया, ठीक है। लेटर ऑन हमने बाद में खुद कॉल कराया अपने हिसाब से। तो जब हमने fn OPR किया तो ये जंप किधर कर गया होगा, सोचो, यहां जंप कर गया होगा कंप्यूट पे, ध्यान से देखो, है ना। वो कहां पहुंच गया होगा, वो कंप्यूटर पहुंच गया होगा। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिखनी चाहिए, वही दिखनी चाहिए कि जब मैं बटन पे पहुंचा तो जब मैंने fn OPR कॉल लगाया, fn OPR असल में कौन था, fn का मतलब क्या था, कंप्यूट। इसका मतलब कंप्यूट कॉल लगा दिया, कंप्यूट में OPR में वो ऑपरेशन प्लस भेज दिया। इसका मतलब मैंने एक तरीके से कुछ ऐसा फील दिया आपको कि भाई मैंने अपने आर्गुमेंट्स को चाइल्ड को दिया, बोल सकते हैं वैसे, है फंक्शन जिसने बुलाया उसने अपने आर्गुमेंट्स दिए, उसने अपने आर्गुमेंट दिए तो आर्गुमेंट में क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया, और इसने उसके फंक्शन को कॉल लगा दिया और उसने उसमें आर्गुमेंट भर के ऊपर वाले को दे दिया। देखो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, हुआ क्या, मतलब हम रिएक्ट की भाषा में देखें, हम देखें जो हमने C++ ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं उसी भाषा में देखें। हमें ये देखने की कोशिश करें कि जब हम वोटिंग ऐप हमारा एक फंक्शन है, इट्स नथिंग, इट्स एट द एंड इज अ फंक्शन। इस फंक्शन ने असल में किसको बुलाया है, इसने बुलाया हमारे एक फंक्शन को, बटन वाले फंक्शन को। तो इसने बुला लिया बटन को। जब बटन को बुलाएगा तो बुलाते वक्त क्या करेगा, उसमें आर्गुमेंट भेज देगा। तो उसने आर्गुमेंट में क्या भेज दिया, अप, और दूसरा आर्गुमेंट क्या भेज दिया, फंक्शन, कंप्यूट यानी कि। अब समझना ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट कहां पहुंच गया, बटन के पास। बटन ने दो चीज रिसीव कर ली, एक लेबल, एक फंक्शन। ऐसे हुआ, लेबल उसने कंज्यूम कर लिया, फंक्शन को उस बंदे ने बुलाया। ये फंक्शन वोटिंग ऐप के पास था, कौन था वो फंक्शन, कंप्यूट। तो उसने जब इसे बुलाया तो असल में किसको बुला लिया, कंप्यूट को। साथ में उस बंदे ने प्लस भेज दिया, तो वैल्यू चली गई। इनडायरेक्टली लोग इसे क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, चाइल्ड पेरेंट कम्युनिकेशन। समझ रहे हो आप लोगों को, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं, बना दिया बस जारगन्स कि हाँ पेरेंट चाइल्ड है, चाइल्ड पेरेंट है। असल में हुआ ये कि इस बंदे ने जब बटन को बुलाया था तो बटन को फंक्शन पहुंचा दिया था, पहुंच गया, ऐसा कॉल में पहुंचा, उसने जाके उसे कॉल लगा दिया, कॉल में आर्गुमेंट भेज दिया। तो फील आया कि पहले पेरेंट ने चाइल्ड को दिया फंक्शन, फिर चाइल्ड ने कॉल लगाते वक्त OPR भेज दिया। तो चाइल्ड ने किसको दिया, पेरेंट को दिया, लेकिन असल में पेरेंट ने ही चाइल्ड को सब कुछ दिया, है ना। चाइल्ड ने कुछ नहीं दिया है, चाइल्ड ने सिर्फ उसे कॉल लगाया है बस, ठीक है जी, समझ आ गया सबको बातें। और अपनी वैल्यू भेज दी है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई थी बस। अब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई उसका क्या करेंगे हम ऐसे बोलेंगे भाई वैल्यू आ गई है, चेंज कर दे इसको। चेंज करने के लिए आप सबको पता है आखिरकार क्या है, कौन है, यूज स्टेट। जीरो वैल्यू यहाँ पर इसकी हमने रखी, और यहाँ पर हमने इसका काउंट मेंटेन कर देते हैं। एक बार इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, यूज स्टेट, और यहाँ लिख देते हैं जी कॉन्स्ट, और वही काउंट और सेट काउंट, ये हमने रख लिया। और यहां बोल देते हैं कि जब ऑपरेशन प्लस के बराबर हो तो क्या कर दे, सेट काउंट, काउंट +1, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सेट काउंट, काउंट -1, ठीक है। अब तुम्हें फील आना चाहिए, जैसे मैं लिखूंगा सेट काउंट, ये क्या करेगा, ये दोबारा से वोटिंग ऐप को बुला लेगा। वोटिंग ऐप को बुलाएगा तो ये सब दोबारा से बुलाए जाएंगे, है ना। अगर सब दोबारा से बुलाएंगे तो तुम हर एक के अंदर console.log लिख दो कि टेक्स्ट कंपोनेंट, टाइटल कंपोनेंट,
तो हम दिख जाएंगे, सब छप जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्री शेक हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो अभी तक तो सही है, छोटी एप्लीकेशन है, बढ़िया है। जब कॉम्पोनेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बेकार है ये तरीका। इसमें तो ऐसा नहीं बोलेंगे तरीका गलत है, ये सही है। छोटी एप्लीकेशन के लिए यूज स्टेट यूज़ करना बढ़िया है, ये बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज स्टेट यूज़ करना गड़बड़ कर देगा, क्योंकि अगर मैं पेरेंट पे आके चेंज मारा तो सारे चाइल्ड री रेंडर हो गए। ठीक है, अब चला कर देखें से। अब बस सिर्फ क्या बात रह गई, यहाँ काउंट 0 लिखा है हमने, इसी जगह किसको पास कर दे, काउंट को, क्योंकि जो काउंट में चेंज हुआ है वो हमने पास कर दिया। अब चला कर देखते हैं पूरी एप्लीकेशन को। ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर ऐप कॉम्पोनेंट कॉल लिखा ही रहा है, वो उसने वोटिंग को कॉल लगाया। ठीक है, अप डाउन का बटन ये आ गया अपने पास, आपका बटन दबाते हैं। ठीक है, डाउन को बटन दबाते हैं। फील आना चाहिए कि पेरेंट चाइल्ड पेरेंट कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहे हैं और फिर काम कर रहा है। तो हमने इसमें ना 2 चीज़ सीख ली, स्टेट भी कैसे मैनेज करते हैं और कॉम्पोनेंट आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हम जो हमने अभी टास्क किया वोट काउंट ऐप, अब उसके बेस पे इसी को अगर डिजाइन करना जाए तो ये वाला जो पूरा एक एरिया आ गया, ये अपने पास क्या बन गया, टेक्स्ट कंपोनेंट। ठीक है ना, और फिर देखें ध्यान से तो ये सारे के सारे क्या है, सारे सारे बटन है बस, तो एक ही कंपोनेंट बना बटन। अब उसमें समझने वाली बात यह है कि ये बटन का कलर अलग आएगा और ये कुछ काम भी अलग करेगा इक्वल टू। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतने को पकड़ लेते हैं, ये वाला पार्ट इतना पकड़ लेते हैं, फिर बाकी सब तो साइन कॉस के लिए तो बने बनाए फंक्शन होते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब निकाल लेगा, बड़ा काम नहीं है, इसे पकड़ लेते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, अगर उसे काम करने पे ध्यान दें, क्योंकि हमें दिखा 2 कंपोनेंट है और फिर एक पूरा बड़ा कंपोनेंट है, उसका नाम हमने कर दिया कैल्सी ऐप कंपोनेंट। तो हमें ऐसा दिखना चाहिए कि अपने पास सबसे ऊपर बैठा ऐप, उसके नीचे कैल्सी ऐप, कैल्सी के सिबलिंग में टेक्स्ट और बटन, 2 ही हो गए, पिछले वाले से कम है। अब हमें करना क्या है, जब हम 7 दबाए यहां पर से, यहां पहुंचते हमने 7 प्रेस किया। ठीक है, आंसर इक्वल टू 0 0 को हटाते हैं, साइड रखते हैं, क्योंकि इसने तो कस्टमाइज बना रखा है। अभी देखते हैं 7 आया अपने पास, अब 0 ओवरराइड हुआ, 7 आया, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मान लो 9 आया, तो क्या हुआ, कॉन्कैट हो गया पिछले वाले के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बटन प्रेस करोगे वो क्या करता जाएगा, उसे कॉन्कैट करेगा। अब मैंने फिर से प्रेस किया, कॉन्कैट हुआ, लेकिन जैसे प्लस का बटन दबाता हूं, ये फिर से प्लस को भी क्या कर रहा है, कॉन्कैट। इसका मतलब ध्यान से देखा है 0 से 9 कॉन्कैट प्लस कॉन्कैट। अब अगर मैं इसमें माइनस दबाता हूं तो ओवरराइड। इसका मतलब तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा कि मैं अगर ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर दबाता हूं, फ्लैग होना चाहिए, अगर ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर दबा है तो ओवरराइड होगा, वरना कॉन्कैट होगा। ये फंक्शनलिटी इसको होनी चाहिए। अब मैंने अगर माइनस किया या प्लस किया और फिर मान लो मैंने 55 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर 22 लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखा, फिर 9 लिखा और फिर इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो वो कंप्यूट कर जाए। ठीक है, तो अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा बटन में वो क्या क्या प्रॉप्स होंगे जो पास करूंगा। जैसे एक तो कलर ही दिख रही है उसकी, सबके कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो एक प्रॉप्स होगी कलर नाम की, क्योंकि बटन एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट एक फंक्शन है और फंक्शन के आर्गुमेंट्स में वो प्रॉप्स जारी है ना। तो आपने ध्यान रखना है, यहां एक होनी चाहिए कलर नाम की प्रॉप्स, एक होनी चाहिए लेबल नाम की प्रॉप्स। लेबल जो दिख रहे हैं 6 3 ये सब क्या है, लेबल है। ठीक है, और फिर एक होना चाहिए फंक्शन। जैसे क्लिक करूंगा वो 2 काम कर रहा है, या तो कॉन्कैट या इवैल्यूएट। इसको मतलब पूरे एक्सप्रेशन को, जो पूरा एक्सप्रेशन था, अगर आप जावास्क्रिप्ट के इवैल को इसे दे दो, क्योंकि ये बनेगा तो स्ट्रिंग ही, और स्ट्रिंग को उठाकर इवैल को दिया तो आ जाएगा रिजल्ट छाप देना। ये टास्क है भाई आप लोगों का एक, जो आपको परफॉर्म करना है कि मैं जो रिएक्ट मैंने पढ़ा है उससे मैं अपना एक कैलकुलेटर बिल्ड करूँगा, फिर ये सब तो बने बने फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एक आपने ये अटेम्प्ट करके देखना है, दूसरा देखो एक और बिल्ड करना है। ये बिल्ड करना है, बनाना है एक EMI कैलकुलेटर। EMI निकालने के लिए कैलकुलेटर होता है, ये कुछ ऐसा होगा। अब EMI कैलकुलेटर थोड़ा सा बड़ा है। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी EMI के लिए अप्लाई करते हो, मान लो किसी लोन के लिए अप्लाई किया तो आपकी EMI शुरू होगी, तो आपने एक लोन पिक किया, उस पर फिर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लो एक लोन अमाउंट है 10 लाख का, 1 करोड़ का,
और फिर आपने उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, कितने साल के लिया। जैसे आप बटन दबाएंगे आपकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर आनी चाहिए। तो आपको देखना है ईएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जब आप इसे बनाना शुरू करें, जब आप इसको पूरा पूरा बिल्ड करें, तो उसमें बस इतना सा ध्यान रखें कि जब मैं इस पूरे को बिल्ड करूंगा तो ये जो लोन वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये अब ध्यान है स्लाइडर पे होते क्या हो रहा है, नीचे कंप्यूटर है। तो आपको सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, ये जो स्लाइडर है और ये जो स्लाइडर है और ये जो स्लाइडर है, तीनों एक होने चाहिए। पहली बात, 3 स्लाइडर नहीं चाहिए मुझे, तीनों का एक ही कंपोनेंट होगा। लेबल बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, मिन बदलेगा, मैक्स बदलेगा। यानी कि अमाउंट बदलेगा मतलब मिन और मैक्स, और उसके साथ जो वैल्यू है, समझ रहे हो। इससे तुम पता इनडायरेक्टली क्या सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो अपनी विजेट्स बनाना एक तरीके से, यानी कि अपने ऐसे यूआई कंपोनेंट्स बनाना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ और इसके ऊपर फंक्शन बदलेगा, है ना, कि फंक्शन को पास करेंगे। और फिर जब तुम यहाँ से चेंज करो तो ये बेसिकली क्या है, इट्स जस्ट अ ग्राफ। ये ग्राफ है, तो आपको ये ग्राफ की जीएस ग्राफ नाम से एक लाइब्रेरी है, उसे लगा सकते हो, ये प्री बिल्ड मिल जाएगा हमें। या फिर अगर किसी को ग्राफ नहीं यूज़ करना तो HTML5 कैनवस, उसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो अभी फोकस है कि भाई ये हमारे पास, ध्यान से देखें, ये कंपोनेंट है स्लाइडर, ये सेम कंपोनेंट है, ये सेम कंपोनेंट है, और ये एक कंपोनेंट है टेक्स्ट। तो आई वांट कि ये मेरा अपने आप में एक कंपोनेंट है। तो दिस इज माय वन कंपोनेंट, ये मेरा एक कंपोनेंट है। सेम कंपोनेंट कॉल इट अगेन, सेम कंपोनेंट कॉल इट अगेन, 3 बार कॉल होगा। और ये सिर्फ एक कंपोनेंट टेक्स्ट, ये भी कॉल अगेन एंड अगेन अगेन। 2 कंपोनेंट है सिर्फ, और तीसरा कंपोनेंट है ये वाला हिस्सा, ग्राफ। ठीक है, तीसरा काम, अगर जब पहला हो तो फिर दूसरे पे जाना है, ठीक है, जब दूसरा हो जाए तो फिर तीसरे पे जाना है। तीसरा क्या, देखो ये 3 असाइनमेंट्स है, इससे हमें बिल्कुल अच्छे से स्टेट प्रॉप सब दिमाग में घुस जाएगा, भूल नहीं सकते हो आप। कॉम्युनिकेशन आपको समझ आ जाएगा कैसे कम्युनिकेट होगा। तीसरा असाइनमेंट है, आप लोगों को बिल्ड करना है टिक टैक टो। ये बहुत मजेदार है कि जब इसे बनाएंगे, क्योंकि जब इसे बिल्ड करेंगे इसमें बहुत कुछ दिमाग लगेगा। जावास्क्रिप्ट में रिलेटिवली ज़्यादा आसान है, लेकिन जब इस पर बनाएंगे तो काफ़ी दिमाग लगेगा, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है ना, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट, 9 कंपोनेंट है मतलब, लेकिन है वो एक ही, है ना, है तो वो एक ही, 9 बार बुला रखे। अब जब 9 बार बुलाओ ना ऐसी चीज़ों को, तो आप सोचो कि क्या मैं इसका एक लूप चलाकर छाप दूँ, रेदर में से बाबा छापूँ, है ना। जैसे कैलकुलेटर में भी बहुत बार बटन छप रहे हैं, तो मैं से क्या कर सकता हूँ, लूप चला के छाप सकता हूँ। लूप चला के छापने के लिए मैप जैसा अपने पास है, तो दिमाग लगाना है। अच्छा, अब इसमें जो मुश्किल बात है वो ये है कि ये जो कंपोनेंट है 9, ये सिबलिंग है 9, 9 के 9 एक ही जगह पे है, तो इनका एक पेरेंट होना जरूरी है। तो इसका मतलब पेरेंट हम मान लेते हैं गेम, ठीक है। तो पेरेंट नाम दे दिया हमने गेम कंपोनेंट, तो इसका नाम कर देते गेम ऐप, और इसको बोल दिया बटन। अब पॉइंट ये है कि जब मैं यहां बटन दबाऊं तो मान लो पहली बार एक्स आ जाए बटन दबते, मान लो 2 प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों एक ही मशीन में खेल रहे हैं, एक ने एक्स दबाया तो दूसरा 0 दबाएगा। अब जब ये एक्स आ जाएगा तो सेम बटन पे बंदा 0 नहीं दबा पाए, तो ये तो हो जाएगा लेबल चेक करके। लेबल अगर मतलब बटन खाली है और बटन पे कुछ है, बात ही खत्म हो जाएगी, है, कोई फ्लैग डालना पड़ेगा इसके लिए। फिर अब वो जो प्रेस करेगा कि हाँ 0 है, ये कैसे होगा, तो बटन को तो पता नहीं रहेगा, तो मुझे गेम ऐप में एक फ्लैग रखना पड़ेगा, हाँ, कि इस वक्त क्या चल रहा है, ट्रू चल रहा है या फॉल्स चल रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ बदल जाएगा। तो मुझे बदल गया x और 0 है, ठीक है, परफेक्ट है, ये भी हो गया, काम खत्म यहाँ तक। लेकिन अब मान लो किसी बंदे ने x डाला, इसने 0 डाला, x डाला, तो गेम ओवर इसे पता होना चाहिए। तो ये खुद कैसे पता रखेगा, कैसे पता लगेगा, तो ये क्या करे, ये एक मैट्रिक्स बना ले अपने पास सेम इसकी, यानी कि एरे के अंदर एक एरे बिल्ड किया इसने 3x3 का, और जब मैं यहां बटन प्रेस करूं तो यहां पर अपने पास रख ले, हम इसे स्कैन करें पूरे मैट्रिक्स को बार बार। ये लॉजिक है, समझो, ये प्योर जेस्चर हो गया। जैसे हम इस पर जाएंगे, इसे कोई लेना नहीं है इससे, क्योंकि जैसे हम x यहां दबाएंगे यहां x छप जाए, फिर 0 दबाए तो 0 यहां छप जाए, और हर बार वो क्या करे, अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं तो चेक करना शुरू कर दे कि आप जीत सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 तो कुछ नहीं है, 5 तक, मतलब या तो काउंट मेंटेन करके चलो साथ साथ, 5वें क्लिक से तुम हर बार
क्या चेक करके आओ, गेम ओवर तो नहीं हो गई? समझ आ गई बात आप लोगों को? तो यहां छापना भी है और पीछे जाके करना है, एक लॉजिक चलाना है, स्कैन करना है मैट्रिक्स को। ठीक है, जैसे हम जब डीएसए में पढ़ते ना, बाउंड्री ट्रैवर्सल, डायगोनल ट्रैवर्सल, है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्सल, वर्टिकल ट्रैवर्स, डायगोनल ट्रैवर्सल, ये ट्रैवर्सल चलानी है उसके अंदर जाकर हर 5 पे, जैसे 5 होगा उठ तक। और अगर 9 के 9 भर गए और किसी भी ट्रैवर्सल से कोई विन नहीं हुआ तो गेम ड्रॉ। समझ आ गया सबको? चलो जी अब शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, स्टेट का फंडा देख लिया था, प्रॉप्स का फंडा देख लिया था, और उसमें पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, रिएक्ट को एपीआई से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हमें एक हुक भी सीखने का मौका मिलेगा। तो अब हम चाहते हैं कि जो रिएक्ट है वो जाके डेटा किससे लेकर आए, किसी एपीआई से, यानी कि वेब एपीआई से, रेस्टफुल वेब सर्विस से, जिससे हम अवेयर है इस वर्ड से। जावास्क्रिप्ट के टाइम पे हम लोगों ने ऐसे इंटीग्रेट किया था। तो जावास्क्रिप्ट के टाइम पे आप लोगों ने यूज किया था फेच के थ्रू से इंटीग्रेट किया था। इस बार हम फेच यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी। मतलब हमें अब एक्मा वाला नहीं चाहिए, हम थर्ड पार्टी पे जाएंगे तो हम एक्सवाइज यूज करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम एपीआई कॉल लगाएंगे रेदर देन फेच। क्यों ऐसा, क्यों, क्या होगा इससे, ये अभी समझेंगे हम इसी पे क्यों जा रहे हैं। मतलब हमें ये क्लियर होना चाहिए, वर्सेस फेच, जो हमारे पास ऑलरेडी फेच था उसमें क्या दिक्कत है। तो वेब एपीआई के लिए यानी कि कोई थर्ड पार्टी एपीआई उठाएंगे, तो लेट्स से वी वांट कि हमें ना कोट्स मिलते रहे, तो कोई कोटेशन हमें मिल जाए और वो रैंडम, हर बार रैंडम कोट्स हमारे पास जनरेट होकर आते रहे, उसे हम स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पर रिएक्ट पे एक बहुत सिंपल से एक बटन बनाते हैं, गेट कोट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ वो कोटेशन मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट पहले बिल्ड कर लेते हैं और फिर उसे एपीआई से इंटीग्रेट करेंगे, देखें कैसे एपीआई से इंटीग्रेट होगा। तो होलसेल गोल ये है कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करी जा सकती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन किया हम लोगों ने और नया प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं इस पर। यहाँ पहुँचते हैं, इसे एक बार क्लियर किया मैंने, और यहाँ पर npm create white@latest लाया कमांड, यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम दे दिया API डेमो, रिएक्ट चूज किया, फिर से जावास्क्रिप्ट चूज किया, लेंटर चूज किया, यस किया, इंस्टॉल हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे होने देते हैं, इट टेक सम टाइम। और यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपके पास API डेमो ऐसे बनकर आ जाएगा। क्लिक करेंगे, ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास चल रहा है। इसे यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, यह आता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहला काम ये करते हैं, ये जो हमारे पास API डेमो है इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, और इस कंपोनेंट्स में वी कॉल इट एज अ कोट ऐप, ये बिल्ड कर लेते हैं। जैसा हम हर बार app.jsx जो था हमारे पास उसको खाली कर देते थे और यहाँ कॉन्स्ट ऐप ऐसा लिखकर हम छोड़ देते थे। ठीक है, यहाँ पर से हम रिटर्न कर देंगे, अभी कुछ है नहीं तो फ्रेगमेंट रिटर्न कर देते हैं खाली, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर देते हैं। ठीक है, कोट ऐप पे वापस आ जाते हैं, यहाँ जाकर सेम ऐसे ही कर लेते हैं, कोट ऐप कर लेते हैं और यहाँ से हम रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि आज की कोटेशन क्या है, तो एक डिव बना लेते हैं और इस डिव पे जाकर H1 में एक कोड दिखा देंगे जो भी आएगी अपने पास। ठीक है, और यहीं पर एक बटन बनाते हैं और यहाँ करते हैं गेट कोट, जिससे आएगी कोटेशन। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोट ऐप, ये हमारे पास आ गया। और ऐप में जाकर यहाँ से हम बुला लेते हैं किसको, कोट ऐप को। ठीक है, और हमें ऐप में कोई CSS वगैरह की तो जरूरत है नहीं, इसकी अगर जरूरत होगी तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, इंडेक्स की भी CSS की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने खाली करके छोड़ दिया। अब हमें दिखना चाहिए कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, गेट कोड का एक बटन, इस पर क्लिक करेंगे, कोटेशन आ जाएगी। अब ये जो आनी चाहिए कहाँ से आनी चाहिए, ये आनी चाहिए बैकएंड से। तो बैकएंड स्पेस से हम लोग नेट पे सर्च कर लिया हम लोगों ने एक कोड्स API ninjas.com/API कोटेशन, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लॉग इन विद जीमेल करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ताकि आपको एक API की मिल जाए। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी तरीके की APIs है, मतलब इमोजी भी निकाल सकते हैं, इमोजी की भी API है,
हाँ, तो अगर लेट्स आपको किसी चीज़ की इमोजी चाहिए तो वो इमोजी ला के दे देगा। इसी तरीके से हॉबीज़ की भी एपीआई है, फैक्ट्स की भी एपीआई है, जोक्स की भी एपीआई है, वेदर की भी एपीआई है, शेयर मार्केट की भी एपीआई है, बहुत सारी एपीआई है यहाँ पर। तो हम लेट्स से हम यहाँ पर से किस तरफ से लगे, कोट्स के एपीआई कि हमें कोट्स चाहिए, और कोट्स में भी हमने किसे पिक कर लिया, रैंडम कोट्स को। अब रैंडम कोट्स पे गए तो रैंडम कोट्स यहाँ दिखा, यहाँ पर इसका एक यूआरएल दिखा, देखो आपको यहाँ यूआरएल दिखा, यहाँ पर एक एपीआई प्लेग्राउंड भी है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक एपीआई प्लेग्राउंड खुल जाएगा, देखो यहाँ, जिसमें आपको क्या दिखा देगा, वो इस जगह, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस जगह जाकर हमें इस एपीआई प्लेग्राउंड पे जाकर यहाँ आई थिंक ये एपीआई यूसेज दिखा रहे हैं, तो खैर हमें, और एपीआई प्लेग्राउंड यहाँ चल जाता हूँ। यहाँ जाके ना आपको बोलेगा कौन सा एपीआई यूज़ करना है, मैंने कहा कोट्स का एपीआई यूज़ करना है। फिर वो देखो आपको क्या देगा, देखो यहाँ पर आपको एक एंड पॉइंट देगा, ये जो एंड पॉइंट होगा ये आपका यूआरएल है। अब ये बोल रहा है कि एंड पॉइंट क्या है, गेट कोट्स हमें चाहिए, लेट्स से गेट कोट्स, लेट्स से मैं बोलता हूँ गेट कोट ऑफ द डे चाहिए मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज कर लिया से गेट कोट ऑफ द डे चाहिए मुझे। अब गेट कोड ऑफ द डे चाहिए, तो यहाँ इसने एक यूआरएल मेरे को सजेस्ट किया, ये यूआरएल है, मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। इसमें आप देखेंगे जो कोट ऑफ द डे उसमें कैटेगरी क्या आ रही है, हैप्पीनेस। आप बदल सकते हैं, यहाँ पर गिवन है कि आपको कैसी कोटेशन चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, हैप्पीनेस वाली चाहिए, कैसी चाहिए। तो आप यहाँ से इसे कॉपी करें कोड को, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, सब डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। अब बात आती है कि मैं इसे कॉल लगाऊं, तो इसे कॉल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉम्पोनेंट्स हमें दिख रहा है, यहीं से एसआरसी में एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर को क्रिएट करते हैं यूटिल्स नाम से, यूटिलिटी देते हैं कि कॉमन कोड हम वहाँ रख लेंगे, और यहाँ पर इधर लिख देते हैं API कॉल डॉट जेएस, JSX नहीं JS, क्योंकि इसके अंदर मैं अपना API कॉल का कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ ऐसा बोल देता हूँ, फंक्शन गेट कोड, या एरो फंक्शन बना के कर सकते थे, ऐसा मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को गेट कोड को बुलाऊंगा, ये कोटेशन दे देगा। अब कोटेशन देगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूआरएल, ये मिल गया मेरे को यूआरएल, ये मैं डाल दीजिए यूआरएल, ठीक है, ये मेरे को एक यूआरएल मिल गया था वहाँ से, वेबसाइट से। अब इसके साथ साथ मुझे चाहिए थी इसकी एपीआई की भी, तो एपीआई की अगर हम देखें तो ये मेरी एपीआई की है, ये एपीआई की है, और जो एपीआई की जाएगी वो जाएगी इस हेडर के अंदर, इस हेडर के, यही हेडर का नाम होना चाहिए, इसमें जाएगी वो की भर के, ठीक है, एपीआई की यूआरएल में भर के जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्ट यहाँ कर देते हैं हम हेडर नेम, इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई। जब हम डेटा भेजते हैं तो डेटा भेजते वक्त क्या होता है, हमारे पास रिक्वेस्ट बनती है, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे कोड्स चाहिए, तो आपको रिक्वेस्ट में क्या बताना पड़ता है, अपना एंड पॉइंट यानी कि यूआरएल, जिस पर आप रिक्वेस्ट करोगे और रिक्वेस्ट सर्वर पे जारी होगी। जब भी रिक्वेस्ट जाते हैं, रिक्वेस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर, एक होती है बॉडी, ठीक है। हेडर में बहुत सारे हेडर्स होते हैं, तो उसने बोला ये इस नाम का हेडर आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर। हेडर का पर्पस होता है मेटा डेटा रखना, इसका पर्पस होता है आपका डेटा रखना। तो लेट्स से आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेजना होगा, आप यहाँ से भेजोगे, लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड के एपीआई को कॉल लगाने के लिए आपको एपीआई की भेजनी पड़ेगी, तो एपीआई की इस तरीके से भेजोगे हेडर में, ठीक है। तो मेटा डेटा भेजने के लिए ये ऐसी रिस्पॉन्स भी दो ही पार्ट में आएगा, हेडर और बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपने जब ये भेजा तो उसने बोला इस नाम की होनी चाहिए, उसके अंदर आप ये वाली वैल्यू डाल देना। अब जब ये सर्वर पे रिसीव करेगा तो सर्वर पे क्या रिसीव करेगा, आपका रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, रिक्वेस्ट में जाके वो हेडर को खोलेगा, हेडर में से किसको निकालेगा, इस की कोई, ये पैरामीटर की तरह होगा, जैसे फंक्शन में पैरामीटर आपने भेजा तो यही जा रहा है, एग्जैक्टली आपने वो की भेजी, अब वो इसी की को पढ़ेगा। अगर आपने इसे मिसस्पेल कर दिया तो सर्वर नहीं समझ सकता कि ये वाली की, वो बोलेगा एपीआई की नॉट फाउंड। ऑल टुगेदर आपने एपीआई की भेज रखी है, लेकिन किसमें नहीं भर के भेजी, इस हेडर नेम में नहीं भेजी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप भेजोगे उसे किसमें रख के भेजोगे, उस हेडर नेम में। और वो कहाँ से बदलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से, और ये हर बार बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पर एक्स एपीआई की है, किसी जगह शायद एपीआई की हो, ठीक है, डिपेंड है कि वहाँ पर हेडर का नाम क्या उन्होंने पिक किया है, ठीक है। समझ में आ गया सबको बात है, यूआरएल हमें पता चली गया, साथ में हमें हेडर पता चल गया है ना, साथ में हमें की पता चल गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जो की है, ध्यान सुनना, ये की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इस वेबसाइट पे से एक्सेस कर रहा हूँ, फ्री वर्जन यूज़ करो। सपोज मेरे को ये शायद 170 या 172 कॉल्स देता है एक दिन की, जो उसकी वेबसाइट पे लिखा होगा है ना। तो जो भी उसका कॉल का नंबर 170 है, 200 है, 300 है, जो भी नंबर है उसका, उतने कॉल दे रहा होगा। कहते इसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो जब मैंने अपने डेवलपर को दूंगा यूज़ करने के लिए कोई भी एपीआई थर्ड पार्टी, तो मैं कैसा दूंगा थर्ड पार्टी एपीआई, उसे टेस्टिंग वर्जन का दूंगा, फ्री वाला, उसे भी पकड़ा दूंगा, ये ले पकड़े, ये मेरा ओरिजिनल वाला है। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो।
अरे भाई तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने एपीआई खरीद रखे हैं एज अ कस्टमर कि भाई मैं इन एपीआई से इंटीग्रेट करके अपनी एप्लीकेशन चलाऊंगा, तो मैं अपने एपीआई की तुम्हें दूंगा क्या कभी? अगर तुम्हारे हाथ लग गए तो तुम क्या करोगे? तो बहुत सारे कस्टमर्स को वो एपीआई की एक्सेस दे दोगे इनडायरेक्टली, बिल आएगा मेरा। तो इसलिए मैं आपको कौन सा एपीआई दूंगा? एपीआई की दूंगा, टेस्टिंग वाली। लेकिन आपने तो कोड में लिख दिया। एक दिन आप मेरे से बोलोगे कि हाँ भाई अब प्रोडक्शन डालना है, बता दे कौन सी की है तेरी, मैं कोड में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। इसीलिए ऐसी चीज़ें जो इन फ्यूचर प्रोडक्शन में जाके चेंज हो जाएंगी, उसको आप कोड में लिखोगे। उसके लिए एपीआई डेमो जो फोल्डर है तुम्हारा, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर जाके एक न्यू फाइल बनाओगे। उस फाइल का नाम होगा .env। env इन्वायरमेंटल फाइल होती है। उस env फाइल के अंदर जाकर आप ये सारी चीज़ें ऐड करके आओगे। क्या चीज़ें? URL। तो आप की बनाओगे URL नाम से, क्योंकि URL बदल सकता है इन फ्यूचर। तो आपने यहाँ से ये URL उठाया, ये URL है, इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे इसके कोई कोड्स वगैरह नहीं डालने, ठीक है? इसे कोड्स में नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं चल रही है। env जो है ये सिर्फ क्या रख रही है आपकी, एक तरीके से एक ऐसी फाइल है जहाँ पर आपने अपने पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर कर दिए कि आज मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इस फाइल को, जब मैं इसे प्रोडक्शन में डालूंगा तो प्रोडक्शन पे मैं ये वाली फाइल बताऊंगा कि इस URL को पढ़ते हैं। तो वो क्या करेगा? इसे चेंज करेगा, इस URL को कॉन्फ़िगर करके आएगा कि भाई प्रोडक्शन पे कौन सा URL यूज़ होगा। की कॉन्फ़िगर करके आएगा। की क्या है हमारी? एपीआई की। तो मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया इसका नाम एपीआई की, और एपीआई की पे मैंने डाल दिया जो की थी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक की डाल दी इसकी। और क्या हमारे पास में? हेडर का नाम। तो मैं यहाँ डाल दूंगा अगर इन फ्यूचर हेडर का नाम बदलता है, ये सब मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, कोड में नहीं है कुछ भी कॉन्फ़िगर। अब इसका फायदा क्या हुआ? जिस वेबसाइट से मैं एक्सेस कर रहा था उन्होंने हेडर का नाम चेंज कर दिया, मुझे कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं। मेरे को कहाँ चेंज करने की जरूरत है? env फाइल में। env फाइल हमेशा डेवलपमेंट लेवल पे यूज़ की जाती है। जब हम प्रोडक्शन पे जाएंगे तो प्रोडक्शन पे हम जनरली क्या करते हैं, उसे उस क्लाउड पे आके कॉन्फ़िगर करते हैं उसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है? अभी हम यहीं रख रहे हैं। तो इसका मतलब जब मैं इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा किसी प्रोडक्शन पे, तो मैं उसे क्या दूंगा? मैं उसे ये फाइल पकड़ाऊंगा, उसमें से पढ़ के वो उनको खुद कॉन्फ़िगर करेगा बेस्ड ऑन उसके पास कौन सा क्लाउड है, उसके बेसिस पे वो खुद कॉन्फ़िगर कर देगा और बदल देगा, इनकी की बदल देगा। वो मुझे कभी नहीं बदल पाएगी एज अ डेवलपर। मेरे पास कौन सी की थी? टेस्टिंग वर्जन वाली कीज थी मेरे पास, ठीक है? समझ में आ गया सबको? अब आ जाओ जी यहाँ पर। और सवाल उठता है यहाँ हम कैसे इस फाइल को पढ़ेंगे। अब इसको फाइल को पढ़ने के लिए हमें जाना है किस तरफ? वाइट पे जाकर रिएक्ट env लिखना है, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में बताएगी कि इस env फाइल को कैसे पढ़ा जाता है। ऑल टुगेदर अगर हम npm पे जाएं, npm पे एक मॉड्यूल है इसके लिए, यानी कि पैकेज है जिसका नाम है .env, जो env फाइल को पढ़ने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है? आप इससे पढ़ सकते हैं इसे। लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर वाइट के अंदर बैठे हैं, तो वो बोलता है कि मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म है। तो अगर हम यहाँ जाएं तो ये बोलता है अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप ऐसे लिखेंगे import.meta.env और उसके आगे उस की का नाम, ठीक है? तो हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ अगर मुझे इस की को पढ़ना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? import.meta.env। ये सिंटैक्स का पार्ट है इसका, है ना? वो पीछे जाके सब चीज़ एब्स्ट्रैक्ट करके बैठा है। अब जब आप env में जाएंगे तो पूरी env में हमेशा किसी भी की को जब स्टार्ट करना होगा env में, क्योंकि आप किसे यूज़ कर रहे हो? वाइट को यूज़ कर रहे हो, तो वाइट अंडरस्कोर, है ना? ऐसा करके हमने जैसे इसने सजेस्ट किया वाइट अंडरस्कोर, यानी इसका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए? हमेशा वाइट। तब ये जाके पढ़ेगा उसे। तो दो चीज़ें हैं, हम env बनाएंगे, env में हर की किस नाम से प्रीफिक्स करेंगे? वाइट के नाम से। और फिर एपीआई कॉल में क्या करेंगे? यहाँ हम लिख देंगे कि भाई हम इस की को पढ़ना चाहते हैं। तो जो की है हमारे पास URL के लिए वो कौन है? वाइट URL। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि इसको पिक कर लिया जाए। तो आई थिंक इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हैं, कर देगा, डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर सब मोड लिखा है ना इसने, और यहाँ डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है? तो आप ऐसे लिख दो इसे, इस जगह ऐसा कर दो आप सीधा, ठीक है? वो प्रीफिक्स हटा लेगा उस पर। अब फिर आप फिर से क्या करें? import.meta.env और क्या था हमारे पास? एपीआई की थी। फिर इसी तरीके से इसको पिक कर लेते हैं, env डॉट और हेडर नेम, इसको पकड़ लेते हैं। अब देखो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होकर आ गई ना। कभी भी चेंज करना है, कहाँ चेंज कर देना? env में। अगर उसमें नहीं करते तो कोड में करना पड़ता। तो कोड में कौन करेगा? कोडर ही करेगा।
ठीक है, अब कोई भी क्लाउड वाला बंदा CNV को खोल के समझ सकता है, उसे कोडिंग ना आती हो, कोडिंग है भी नहीं उसके अंदर, वहाँ से बदल देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा। उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होंगी वो सब किसके अंदर होंगी, ENV के अंदर। थीम भी है कि भाई ये थीम डार्क में नहीं चाहिए, लाइट में नहीं चाहिए, कहाँ कॉन्फ़िगर हो इसमें, वहाँ से वो चेंज कर सके। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है यार API से बात करने की। अब API से बात करने के लिए अपने पास तरीका है ECMAScript का फेच, हम उससे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक थर्ड पार्टी भी है, तो हम NPM पे जाएंगे। थर्ड पार्टी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगे, NPM पे। रिएक्ट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है API कॉल लगाने का, या तो वो ECMAScript का फेच यूज़ करेगा या हम किसी यूज़ कर सकते हैं Exois को। ठीक है, अगर हम Exois पे जाएँ यहाँ से, तो Exois के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, Exois हमें क्या बोलता है। आते हैं एक बार, हाँ यहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब अगर हम इसे देखें कि जब हम Exois पे पहुँचते हैं तो एक तो दिख गया होगा आपको गोल्ड स्पॉन्सर किनका है, मतलब कितने लोग इसको पैसा दे रहे हैं, है ना, वो स्पॉन्सरशिप मांगता भी रहता है उन सबसे, है ना। तो आपको दिख रहा है कि हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इससे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीचर्स को समझना आपके लिए, फिर इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे। तो फीचर्स पे सबसे पहले आते हैं। फीचर्स में हमें सबसे पहला क्लियर होना चाहिए, मेक XML HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर। मैंने बात जावास्क्रिप्ट के टाइम पे समझाई थी कि फेच भी रैपर है किसका, XML HTTP रिक्वेस्ट का, ये भी किसका रैपर है, XML HTTP रिक्वेस्ट का। यूज HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम node.js का मतलब हम पहले वाला जो फेच था ना node.js पे यूज नहीं हो पाता था, सिर्फ कहीं वो पता था सिर्फ फ्रंट एंड पे। अब पॉसिबल है, node.js के पास भी फेच है, लेकिन इन्होंने उसी बेस पे पॉइंट दे रखा है कि आप HTTP रिक्वेस्ट node.js पे भी लगा सकते हैं। प्रॉमिस API है, वो भी प्रॉमिस API है, बराबर है बात। यहाँ इंपॉर्टेंट है इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू ऐड कस्टम लॉजिक और ट्रांसफॉर्म डेटा। ये नहीं हो सकता फेच में। मतलब ये कि जब रिक्वेस्ट जारी हो, जिस मोमेंट रिक्वेस्ट जारी हो उस टाइम पे रिक्वेस्ट को रोको और फिर उसमें चेंजेस करो और फिर भेज दो, ये आप करके आ सकते हो। यानी कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, अपने इंटरसेप्टर्स इन बिटवीन। ठीक है, अभी बात करेंगे क्या है। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को, सेम जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा हो तो आप उसे रोक कर बदल सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो किसी भी रिक्वेस्ट को। सीरियलाइज एंड पार्स जेसन डेटा ये अपने आप कर देता है, हमें यहाँ पर response.json लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप कन्वर्ट करके हमें ऑब्जेक्ट ही देगा, तो ये स्टेप बच जाता है। तो हमें सीरियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में ये सपोर्ट करता है कि अगर मेरे को कोई बड़ी फाइल अपलोड करनी है तो वो भी अपलोड करने देगा, और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक से भी हमें बचा जाता है। ठीक है, तो ये दो बात पहले मैं समझाया था तुम्हें, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इंटरसेप्ट का मतलब समझ लेते हैं पहले कि इंटरसेप्ट क्या कहता है, वो हमें क्लियर हो जाए पहले। ठीक है, तो देखो आते हैं जरा कोड की तरफ आते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं होता क्या। देखो, जब तुम कोई भी API कॉल लगाते हो, ध्यान सुनना, कोई भी API कॉल लगाते हो, तो अगर तुमने कोई API कॉल लगाई तो हर बार क्या करते हो, उसके साथ किसे अटैच करते हो, API की को। इसका तो मेरे डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि वो URL के साथ उसके हेडर में की अटैच करके भेजेगा तभी चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, की अटैच करके भेजेगा तभी चलेगा। अब मान लो मेरे पास एक टीम है जिसमें फ्रेशर्स हैं, वो शायद उन्हें नहीं पता हेडर वेडर क्या होते हैं, कैसे डालें, कैसे ऐड करें, और मैं उन्हें बताना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटरसेप्टर बना दूंगा अपना खुद का। उस इंटरसेप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूंगा कि भाई तू क्या कर, की अटैच कर दिया कर, API की अपने आप अटैच कर दिया कर। मेरा ये जो बंदा होगा जो API कॉल लगाएगा, वो ये सब नहीं लगाएगा कुछ भी, वो सिर्फ URL लगाएगा और अपने आप चल जाएगा। अब कैसे होगा ऐसा, क्योंकि जब मैं यहाँ से कॉल लगाऊंगा सर्वर को, तो सर्वर पे डायरेक्ट कॉल नहीं जाएगी। जैसे आपने कभी नाम सुना प्रॉक्सी का, कॉलेज में लगी होती है ना प्रॉक्सी, कि मान लो कॉलेज में कोई यूट्यूब बैन करना है, इंस्टाग्राम बैन करना है, तो वहाँ के नेटवर्क पे सब नहीं चला पाओ, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। प्रॉक्सी कैसे काम करती है, मान लो कॉलेज का सिस्टम से, और इंटरनेट में कॉलेज के सिस्टम में ना देकर इस सिस्टम पे दे दो, और इन सारे सिस्टम को इस सिस्टम से कनेक्ट कर दो। अब किसी को अगर इंटरनेट चाहिए तो किससे कनेक्ट होगा, प्रॉक्सी मशीन से, और ये प्रॉक्सी मशीन कनेक्टेड होगी इंटरनेट से। अब ये इंटरसेप्टर नहीं बन गई, कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी इससे होके जाएगी, कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी इससे होके जाएगी। अब मैं यहाँ यूट्यूब बैन कर दूंगा, कैंसिल कर दिया आपका रिक्वेस्ट, है ना। समझ रही बात आप लोगों को। मैं कहूँ यहाँ के बच्चे जितने भी इंस्टाग्राम देखने के बजाय इन्हें लेट्स से कोई एक एजुकेशनल पोर्टल पे ले जाओ, ये इंस्टाग्राम जब भी यहाँ पर लिखे वेबसाइट खुले कोई और, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉक्सी पे काम करूँगा सारा। सेम काम मैंने बोला कि मेरे API कॉल अलग अलग कॉम्पोनेंट से लगा रहे हो मेरे डेवलपर्स, लेकिन वो हेडर वगैरह ना डालें कुछ भी, वो मैं डाल दूंगा इंटरसेप्टर में। रिक्वेस्ट जाएगी किससे होके जाएगी, पहले इंटरसेप्टर फिर आगे जाएगी। सेम रिस्पॉन्स जब आएगा किससे होके आएगा, इंटरसेप्टर से। ये फैच नहीं कर सकता, ये काम भी कर सकता। अब इंटरसेप्टर से मैं बहुत सारे काम कर पाऊंगा। मेरे को रिक्वेस्ट कैंसिल करानी हो, आप ऑथराइज यूजर नहीं हो, मैं आपको भेजने दूँ आगे, तो रिक्वेस्ट कैंसिल भी करा दूंगा। इसलिए Exois बेटर देन फेच है। समझ आ गया बात आप लोगों को। ऊपर से डेटा का सीरियलाइजेशन डिस्टिलेशन खुद कर देगा, जब भी हम डेटा आएगा अपने आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें देगा, हमें अब response.json करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर हो गया सबको बातें? और ऐसे काफ़ी सारे फीचर हैं, हम वन बाय वन देखना शुरू करेंगे इन फीचर्स को। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमें ये सब तो हम लोगों ने निकाल लिया था इसमें से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वापस जाता हूँ एक्सॉइस की डॉक्यूमेंटेशन पे। एक वर्ड और था, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इसे भी समझ लेते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक ऐसा अटैक होता है कि अगर आप जब भी लॉग इन करते हो किसी वेबसाइट पर, आपको एक टोकन मिल जाता है, और जब भी आप बार बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करोगे आप टोकन भेजते हो अपना, जिससे पहचाने जाते हो कि आप कौन हो। अगर मैं वो टोकन स्टील कर लूँ बीच में से, खेल खत्म। अब ये चांस तो बहुत हाई है, नेटवर्क पे कोई बंदा स्टील कर सकता है। कैसे कर सकता है स्टील टोकन को? टोकन स्टील करने का देखो सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, ध्यान से देना, जो लोगों ने किया। मान लो आप कोई एक्स बैंक की वेबसाइट यूज करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्स बैंक बहुत पॉपुलर बैंक है, उसके लाखों यूजर इंटरनेट पे बैठे हुए हैं जो उस एक्स बैंक पे लॉगिन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स बैंक के सर्वर पे जाकर, हैकर क्या करता है, इस सर्वर पे जाके चुपके से एक पेज बना लेता है अपना, कोई स्क्रिप्ट चला के, ठीक है। तो एक पेज जनरेट कर लेता है अपना वहाँ पर जाकर। वो कैसे करता है वो एक अलग पॉइंट है। उसने पेज यहाँ डाल दिया, और इस पेज का यूआरएल लेकर इसके जितने भी कस्टमर्स थे इन सबको मेल कर दिए कि एक ऑफर निकला हो बैंक में। आते हैं ना कई बार ऑफर्स क्या आते हैं कि एक ऑफर है, आप क्लिक करते हो उस लिंक पर, ऑफर दिख जाता है आपको। अभी क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं कि जब भी बहुत सारे यूजर्स जब लॉग इन करके बैठे होंगे तो इन सबको टोकन मिला होगा अपना अपना अपना। ध्यान सुना मेरी बात को। अब जब भी ये किसी यूआरएल को हिट करेंगे तो इनके पास जो टोकन होता है वो कुकी में पड़ा होता है ब्राउजर की, वो अटैच होके सर्वर पे जाता है। यूआरएल ध्यान सुनना, कब जाता है, जब वो किसी भी यूआरएल पे जाएंगे तो अटैच होके जाएगा। इस बंदे ने क्या किया, अपना एक पेज बना दिया, आपको मेल कर दी। अब वो कहता है कि चांस है कि वो बंदा लॉगिन हो, उसी वक्त मेल भी चेक कर ले, लॉगिन हो और उस वक्त क्या करे, वो मेल भी चेक करे, मेल चेक करेगा तो यूआरएल मिलेगा, यूआरएल मिलेगा तो क्लिक करेगा, क्लिक करेगा तो लॉगिन होगा, लॉगिन होगा टोकन मिलेगा, टोकन मिलेगा तो टोकन हाईजैक। इसे बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक, ठीक है। अब इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ ये है कि भाई अगर मैंने रिक्वेस्ट करा बैंक को, तो बैंक क्या करे, रिस्पॉन्स मुझे एक नया टोकन बना कर दे अलॉन्ग विद, एक तो मेरा एक टोकन है जो लॉगिन होने में बनता है, एक पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड टोकन बने, यानी कि अगली रिक्वेस्ट के लिए मेरे पास टोकन हो, और बैंक का सर्वर जानता हो कि ये वाला टोकन आना चाहिए तो ही मैं मानूंगा ये नई रिक्वेस्ट है। देखो एक टोकन बना हुआ है सेशन टोकन तेरा, कि तो सेशन बना हुआ है तेरा पूरा 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, पूरे दिन का, ये एक्सेस टोकन है कि वैसे अभी एक्सेस दे रहा हूं मैं अगली रिक्वेस्ट के लिए। अब जो अगली रिक्वेस्ट करेगा तो ये वाला टोकन अटैच करके मुझे भेजेगा, वो मेरे को मिला तो ठीक है, तो मैं इसे पेज खोलने दूंगा। अब सोचो जिसका आपको मेल मिला उसके पास कौन सा टोकन नहीं होगा, एक्सेस टोकन नहीं होगा, सिर्फ वो सेशन टोकन होगा आपका। पकड़ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये कहता है मैं इसे सपोर्ट करता हूं कि आप इसमें क्या अटैच कर सकते हो, हर बार अपना एक्सेस टोकन। अब पहुंचते हैं इससे आगे, तो हमने ये सब तो निकाल लिया इसमें से। अब निकालने के बाद हमने एक्सॉइस इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर हम इसे यूज करें तो कंट्रोल सी करते हैं, इसे बंद करेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ से हम पहुंच जाते हैं एपीआई डेमो में, जहाँ पर हमें ये रहा हमारा एपीआई डेमो, और एपीआई डेमो पे जाकर हम लिख देते हैं npm i एक्सॉइस। इससे क्या होगा, एक्सॉइस इंस्टॉल हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी रिएक्ट के साथ नहीं आता। तुम्हें पता भी चल गया वो क्या काम कर रहा है, फेच से बेटर है ना, ज़्यादा काम करेगा, तो हमने इसे इंस्टॉल कर दिया। अब ये इंस्टॉल हुआ होगा तो तुम्हें कैसे पता लगेगा इंस्टॉल हुआ, पैकेट.json खोलोगे, पैकेट.json में तुम देखेगा एक नई डिपेंडेंसी आ गई है एक्सॉइस की, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। कमांड याद रखनी है, कमांड में बस तुम्हें याद रखना है कि जब भी मैं एक्सॉइस चलाऊंगा, इनमें से क्लियर कर देते हैं, मैं लिखूंगा npm i एक्सॉइस, इंस्टॉल हो जाएगा इससे। आई होप ये भी समझ में आ गया। अब ये जो हमारे पास एक्सॉइस आ गया यहाँ से, अब मैं यहाँ सीधे सीधा बोलता हूँ एक्सॉइस, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ इंपोर्ट एक्सॉइस फ्रॉम एक्सॉइस, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा एक्सॉइस डॉट गेट, अगर गेट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट है तो डॉट पोस्ट, पुट है तो डॉट पुट, तो एक्सॉइस डॉट गेट, और क्या लिख दूं इसमें, यूआरएल। तो मैंने इसमें क्या पास कर दिया, यूआरएल, ठीक है। अब यूआरएल के बाद आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं इसके, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर में एंटर करते हैं और यहाँ लिखते हैं हेडर्स, क्योंकि वहाँ पर हेडर भी तो भेजना है, तो मैं लिखा हेडर्स। अब हेडर्स पे हम पहुँचे तो हेडर्स पे जाकर फिर कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं, यहाँ तो बहुत सारे हेडर्स दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना खुद का हेडर सेट करना है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं,
यहाँ पहुँच जाते हैं हेडर्स में। देखो हेडर्स के अंदर क्या पास करेंगे हम, कस्टम हेडर। हमारे पास क्या, वो कस्टम हेडर है। तो मैं यहाँ पर पहुँचा और कस्टम हेडर का क्या नाम है आपका, हेडर नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, एपीआई की, ये आपने अटैच कर दिया। ठीक है, अब exois डॉट गेट ने क्या किया होगा, उसने जाके कॉल लगा दी होगी। कॉल लगाई होगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा होगा। रिजल्ट आ रहा होगा तो हम यहीं से रिटर्न करते हैं ऐसे। ये कॉल चली गई बस हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये कॉल गई तो गेट कोड हमारे पास फंक्शन तैयार हुआ, और यहां हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट कोड। ठीक है, ये मैं यहां चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसे पता नहीं चला होगा, हेडर नेम हमने यूज तो कर लिया। ये हो गया, गेट कोड तक पहुंच गए। इसको अंदर कॉल लगाया, कुछ तो रिजल्ट लाके दे ही देगा हमें। अब क्या किया जाए, यहां से ना कोट ऐप पे जाते हैं वापस, और कोट ऐप पे हमें क्या निकाल के कराना है, वो डेटा। तो हम कुछ ऐसा बोलते हैं, बटन ऑन क्लिक। जैसे बटन पे क्लिक हो तो हम इसे बोलें शो, ऐसा करते हैं कॉन्स्ट शो कोट। ये इसे कोटेशन दिखानी होगी, लेकिन इसे दिखाने के लिए ये किसको बुलाएगा, गेट कोड को। जब ये गेट कोड को बुलाएगा तो हम बोलेंगे भाई वेट कर रिजल्ट आने के लिए, और इसमें से क्या निकाल के ले आ, रिस्पॉन्स जो भी आया, डेटा आ गया होगा कुछ, और आ गया तो ठीक है, नहीं तो फट गया होगा, नहीं ला पाया होगा किसी वजह से, तो हम इसे किस में डाल देते हैं, ट्राई कैच में। कैच में डाल देते हैं एरर। एरर में ले देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर इज कॉमा ई। ठीक है, वेट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं एसिंक, और ऑन क्लिक पे बुला लेते हैं किसको, शो कोड को। ठीक है, और अगर सब कुछ सही आया होगा तो रिस्पॉन्स आया होगा, रिस्पॉन्स आया होगा तो हम ले देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्सेज कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो बस गेट कोड को बुलाया, गेट कोड को बुला, एक्सॉइस को बुला, एक्सॉइस जाएगा यूआरएल पे जाएगा, हेडर भर के भेजेगा। अगर सब कुछ सही होगा तो डेटा ला ही देगा, कुछ गड़बड़ होगा तो हमें बता देगा। बस अब हमें क्या करना चाहिए जी, हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को, हम हैं इसके अंदर, यहाँ लिख दे npm run dev, ताकि एप्लीकेशन अप हो जाए। एप्लीकेशन अप हो, कोई बग तो आ नहीं रहा इसमें। तो अब पहुँच जाते हैं एपीआई डेमो पे, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, राइट क्लिक कर लेते हैं इसे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, हमने छापा नहीं है कुछ भी, कंसोल में पहुँच जाते हैं। यहाँ तक तो कोई एरर आया नहीं अभी तक। गेट कोड पे क्लिक करते हैं, रिस्पॉन्स आया, देखो रिस्पॉन्स इज डेटा। डेटा में कुछ आ रहा है, देखो ये रहा डेटा। डेटा में क्या आ रहा है, कुछ अजीब गरीब सा आ रहा है। एक बार यहाँ चेक करते हैं, मुझे थोड़ा शक है कि वो यूआरएल पिक नहीं कर रहा। यहाँ जाते हैं, ठीक है, इसे करते हैं क्लियर, गेट कोड पे क्लिक करते हैं। यूआरएल अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब उसको ना, मेरे को लग रहा था कि इसके बिना ले लेगा, नहीं लिया इसने ना, तो ये लिखो आप, इसके बिना नहीं पिक कर रहा, जो प्रीफिक्स हमने दिया था। करते हैं आगे, देखो यूआरएल आ गया। अब यहाँ देखो कुछ गड़बड़ आ रही है, कह रहा है एक्सेस टू एग्जामिनेशन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, हेडर नेम इज नॉट अलाउड बाय एक्सेस कंट्रोल। ये हमें कॉर्स एरर दे रहा है। कॉर्स एरर होता है कि जब कोई किसी की भी एपीआई को हम कॉल लगाते हैं ना, तो वो हमें क्रॉस ओरिजिन सर्वर, क्योंकि हमारा सर्वर अलग है, उसका सर्वर अलग है, तो अलाउ करता है हमें कि भाई तुम बाहर से अपने सर्वर से मेरे सर्वर कॉल लगा सकते हो, है ना। पहले चेक करते हैं कि इसने कॉर्स अलाउ भी किया है नहीं किया है। अब देखो हमारे पास ये जो एरर आ रहा है, जो कॉर्स एरर दे रहा है, कॉर्स एरर का मतलब ये है कि भाई मैं सर्वर से बाहर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन वो उसने पब्लिक एपीआई बनाया, तो ऑफकोर्स मुझे अलाउ कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, हम उसको डेटा उस फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हेडर नेम है, तो हमने हेडर नेम डाला, एपीआई की है, ये भी हमने डाला, लेकिन क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में ये हेडर नेम डालते हैं, ध्यान सुनना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में हेडर नेम डालते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे, हमेशा की और वैल्यू से। एक मिनट ध्यान से देखना इस बात को, where a इक्वल टू 10, where a इक्वल टू 10, अगर where e में मैं a को डाल दूं, e में a को डाल दूं, तो की कौन है, की बनेगा ये, वैल्यू बनेगा ये अपने आप इतना होशियार है, ये इसके साथ क्या करेगा, ये से ऐसा समझ लेगा, e इक्वल टू a कॉलन 10 ऐसा समझ लेगा। ये इसकी होशियारी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड स्टाइल है। अब हमारे केस में यहाँ कहानी फंस गई, हम लिखा हेडर नेम, उसने कहा हेडर नेम की ये वैल्यू, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसने, और फिर कॉलन हो गया, कॉमा तो हुआ नहीं। फिर इसके लिए भी क्या हुआ, ये भी उसके लिए क्या बन गई, की वैल्यू, क्योंकि एपीआई की इज अ की, देखो ऐसे ही जैसे ए इज अ की एंड 10 इज अ वैल्यू।
अब वो जब जाएगा तो उसने बोला ऐसे हेडर नेम मैं अलाउ नहीं करता, गलत हेडर नेम हो गया ना इसके लिए, तो इसको हम ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन हमें तो बनाना डायनेमिकली ऐसे, क्योंकि सिंटैक्स तो ये हेडर्स और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये दिमाग में आएंगे जावास्क्रिप्ट में यार ऑब्जेक्ट में भरने का एक और तरीका भी था, हम उस तरीके से चलते हैं। तो हम क्या, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बना दिया कॉन्स्ट हेडर, ऐसा बनाते हैं कॉन्स्ट हेडर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनता है अपने पास। मुझे पता है कि अगर मैं इसमें हेडर नेम लिख दूं तो टेंशन ये है कि हेडर नेम को की मान लेगा और फिर वही दिक्कत कर देगा खड़ी है। तो भाई मुझे ये तो करना नहीं, मैंने इसे खाली बनाया, लेकिन हमें पता था कि हमने एक और तरीका सीखा था जावास्क्रिप्ट के टाइम पे, ये वाला हेडर नेम इक्वल टू एपीआई की, याद है एसोसिएटिव एरे। इससे हम क्या करते थे, हम की डायनेमिक लेते थे, याद करो न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कैरेक्टर वाली कीज, तो हमने ये की पकड़े, अभी की को की पकड़ेगा है ना, तो इसका मतलब की ये पकड़ लेगा और वैल्यू ये पकड़ लेगा। अब अगर ये वो दो दिखा लेता था उसमें से, उसको वेरिएबल के नाम को की मान लेता था, उसकी वैल्यू को वैल्यू मान लेता था। अब इससे क्या होता था, उसका फॉर्मेट बिगड़ जाता था, उससे तो वो कहता था भाई मुझे तो की किस नाम से, तुम कौन सी की भेज रहे हो मुझे, वो कॉर्स एरर मार देता था। अब यहां से उठाकर मैं इसके अंदर क्या पास कर दूं, हेडर ऑब्जेक्ट, तो यहां से लग गया कौन, हेडर ऑब्जेक्ट। ये तुम क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या सही बनाया इस बार इसने, तो यहां डाल दो हेडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहां जाते हैं, यहां से इसे रिफ्रेश करते हैं, गेट कोड पे क्लिक करते हैं। अब तुम देखो XAPI की और वैल्यू, और गया डेटा ले आया रिस्पॉन्स। अब ध्यान से ना, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आता है, डेटा के अंदर एरे आ रहा है, एरे के 0 पे कोट आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ अब कि वो जो डेटा आ रहा है मेरे पास, यहाँ कहाँ पर कोट ऐप में पहुँच जाते हैं, यहाँ आया होगा रिस्पॉन्स, तो मैं ऐसा बोले रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो हम सीधा सीधा इतना बड़ा नहीं दिखेगा, अब सीधा दिखेगा सीधा एरे। अब आएगा डेटा, आगे देखो डेटा, और डेटा के अंदर क्या, एरे के 0 बदल जाते हैं, तो एरे के 0 में क्या मिलेगा, तो अब अगर हम यहाँ जाएं तो एरे के 0 पे सीधा कोट आ जाएगा, है ना, ये आ गया। अच्छा अब ये आ गया अगर कोट, तो अब इस कोट को तो सिर्फ दिखाना है, उसको दिखाने के लिए किसको यूज कर लें, यूज स्टेट को, कोई कोट होगा नहीं शुरू में, खाली, और कॉन्स्ट, और यहां रख लें किसको, कोट और सेट कोट, तो कुछ दिखेगा नहीं, और जैसे ही आएगा तो यहां पर किसको बुला लेंगे, सेट कोट को, उसमें क्या सेट कर देंगे, ये जो आया था ये हमने यहां डाल दिया, है ना, यहाँ ये सेट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं अब। और अगर ये आएगा तो हम यहां प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब यहां से बटन दबाते हैं गेट कोट का, ठीक है, समझ आ गया बात आप लोगों को। ये हमने एपीआई से इंटीग्रेट करके देख लिया कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होती है, ईएनवी का फंडा समझ लिया, एक्सॉइस समझ लिया, है ना। अभी एक्सॉइस में बहुत कुछ है, बस अभी सिर्फ समझा आपने एक्सॉइस को।